हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ग्रुप डी और सीजीएल मेंस के लिए साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से मैं एनसीईआरटी 9, 10, 10th और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको अलग से मेंस के लिए करा दूंगा। तो ये पूरी डेडिकेटेड है। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके क्वेश्चंस पक्का टकराने वाले हैं, ठीक है ना। कंप्लीट इसको एनसीईआरटी बेस्ड बनाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेकेंड वीडियो है, सेकेंड चैप्टर, जो किसके ऊपर है? टिश्यू या फिर उत्तक, इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो भाई, टिश्यू होता क्या है एक्चुअल में? क्या होता है कि जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया, सेल्स के बारे में बताया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको लीवर होता है, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनका एक अलग फंक्शन है। हार्ट है, हार्ट का जो सेल्स होते हैं उनका एक अलग फंक्शन है। इसी तरीके से और भी कुछ मतलब आप कहीं पर भी जाओ, ब्रेन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हो गया, हर किसी के फंक्शंस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। कोई मसल्स है उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो सेल के डिफरेंट है। मतलब जो कोशिकाएं हमारे, उसके कार्य जो हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो क्या होता है कि कोई भी, जैसे लीवर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है, ये जो लीवर है ये कैसे बन रहा है? कई सारे सेलों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर क्या है, लीवर के अंदर भी अगर आप देखो तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बाइल जूस को बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कोई डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन या कोई डिफरेंट वर्क। तो क्या होता है कि ये बिल्कुल किस तरीके से है, जैसे मान लो एक कंपनी है ना। तो मैंने सपोज यहाँ पर एक कंपनी बनाई, जैसे मान लो ये एक कंपनी है। ये एक कहने को एक पूरी एक कंपनी है, जैसे हमारी ये पूरी बॉडी है वैसे ये पूरी कंपनी है, जिसके अंदर सपोज मान लो कितने बंदे हैं, 500 बंदे हैं, ठीक है, 500 बंदे हैं। तो ये 500 बंदे हैं ना, अलग अलग क्या है, सेक्शन में डिवाइड है। लाइक जैसे मान लो एक सेक्शन प्रोडक्शन का काम करता है, एक सेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है, ठीक है ना, एक सेक्शन अकाउंटेंट का काम करता है, एक सेक्शन पॉलिसी बनाने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसके अंदर 100 बंदे हैं, इसके अंदर 100 बंदे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सपोज मान लो 150 बंदे हैं, इसके अंदर 150 बंदे हैं। तो क्या हो गया कि है तो हर कोई एक सिंगल वर्कर लाइक सेल, लेकिन जैसे यहाँ पर काम जो सेल कर रहे हैं, यहाँ पर काम डिफरेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो जैसे ये वाले जो सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसका काम क्या है, प्रोडक्शन करने का, ठीक है ना। तो ये जो पूरी यूनिट है ये क्या कर रही है, एक पूरा अलग काम कर रही है। उसी तरीके से ये वाली जो यूनिट है ये एक डिफरेंट काम कर रही है, ये यूनिट एक डिफरेंट काम कर रही है, ये एक डिफरेंट काम कर रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो एक पार्ट है ना, इसको आप क्या कह दोगे, टिश्यू कह दोगे। इसके अंदर जैसे 100 वर्कर्स हैं, उनको हमने क्या कहा, सेल। वो 100 वर्कर मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये एक अलग सेक्शन हो गया, जिसको हम अपनी बॉडी के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उसी तरीके से ये एक अलग सेक्शन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए रखा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ और काम के लिए हो। तो क्या होता है कि जैसे आप लीवर में गए तो वहाँ पे कई सारे सेलों ने मिलकर क्या करा है, लीवर को स्पेसिफाई करा है। वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का वर्क कर रहे हैं जो हमारा लीवर करता है। फिर आपने सपोज ब्लड देखा, ब्लड में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, वो एक अलग तरीके का काम कर रहे हैं। आप ब्रेन में गए, ब्रेन में जो सेल्स हैं वो एक अलग तरीके का काम कर रहे हैं, है ना। तो सबके वर्क अलग अलग है। तो क्या होता है कि मैं टिश्यू की अगर डेफिनेशन दूँ, या जो उत्तक है जिसको मैं कह रहा हूँ उसकी अगर मैं डेफिनेशन दूँ, तो ये इनका काम क्या होता है। ये कह रहे हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 100 बंदे हैं, तो इनका एक ग्रुप है जिसको मैं ग्रुप ऑफ सेल्स कह रहा हूँ। कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिनका काम क्या होता है, जिनका स्ट्रक्चर, मतलब वो एक जैसे बंदे होंगे और एक साथ काम करेंगे और एक कोई पर्टिकुलर तरीके का काम करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन के लिए सपोज कुछ स्पेसिफिकेशन है कि लाइक बंदा इतना ऊंचा लंबा चौड़ा होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके के कुछ स्पेसिफिकेशन है जिससे वो देखने में सेम हो जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब आप लीवर में जाओगे तो वहाँ पर जो सेल्स आपको मिलेंगे वो अलग तरीके के देखने में होंगे। ब्लड में जब आप जाओगे तो वो अलग तरीके के देखने में होंगे, लेकिन वो आपस में समान होंगे, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि जो टिश्यू है उसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स कह रहे हैं, और वो जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर उनका स्ट्रक्चर होता है, वो देखने में, संरचना में क्या होता है, समान होते हैं, ठीक है। वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करवाती है। लाइक ब्लड में अगर आप जाओगे तो ब्लड का एक पर्टिकुलर अपना एक काम है। जैसे वो क्या करती है, खाने को लाना ले जाने का काम हो, न्यूट्रिशन को लाना ले जाने का काम हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना हो, तो ये सब किसके थ्रू, ब्लड में बहता हुआ ये सब होता है। तो उसका एक अलग फंक्शन है। ब्रेन में जाओगे तो ब्रेन का एक डिफरेंट फंक्शन है। वो क्या करता है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी का सोचने का काम, हर चीज़ का काम, इंटेलिजेंसी सब कुछ ब्रेन करता है। तो उसका एक अलग फंक्शन है, और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कुल मिलाकर एक जैसा काम करने में मदद करते हैं। मतलब ये सेक्शन एक अलग यूनिट है, ये सेक्शन एक अलग यूनिट है। तो जब हम क्या करते हैं, सेल की ऐसी ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टिश्यू, या फिर जिसको आप क्या कह रहे हो, उत्तक कह रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। मतलब जैसे देखो क्या है, सिंपल सा, कई सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, एक टिश्यू को बनाते हैं। कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, लीवर, मतलब ऑर्गन को बनाएंगे। जैसे आपने देखा इस लीवर के अंदर कई तरीके की अलग अलग टिश्यू होती हैं जो मिलकर पूरा लीवर कंप्लीट करती हैं। तो ये एक ऑर्गन बन गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये एक ऑर्गन ये हो गया,
ऐसे ही यहाँ पर ये एक ऑर्गन हो गया, यहाँ पर ये एक ऑर्गन हो गया, हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, और सारी ऑर्गन्स मिलाकर क्या हो गया, बॉडी बन गई, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, चलता है। लाइक क्या हो गया कि कई सारे सेल्स मिले, कई सारे सेल्स मिलकर उन्होंने ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग करने के बाद हमने उनको क्या कह दिया, टिश्यू कह दिया, उत्तक कह दिया। फिर वो टिश्यू कई सारे मिलकर उन्होंने क्या करे, अलग अलग ऑर्गन्स बनाए, फिर अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी को बना रहे हैं। इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या फिर श्रम विभाजन। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब होता है कि देखो हमारी जो बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो इसके अंदर क्या है ना कि काफ़ी अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। जैसे आप देखो, आंखों से देखने का काम होता है, दिमाग से समझने का, सोचने का, किसी चीज़ को करने का काम होता है, हाथों से किसी चीज़ को उठाने का, कोई मूवमेंट का काम होता है, पैरों से चलने का, कोई वर्क करने का, दौड़ने का काम होता है ना। हर एक चीज़ का, जैसे हमारा हार्ट है, उसका एक अलग काम है, हर किसी का अपना एक अलग काम है। तो क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है उसमें हर एक पार्ट एक अलग अलग काम कर रहा है। तो सपोज मान लो हर एक सेल हर एक काम नहीं कर रहा है। जैसे मान लो हार्ट क्या कर रहा है, वो ब्लड वाला काम नहीं कर रहा। हार्ट के जितने सेल्स हैं, हार्ट के अंदर जो टिश्यू है, उनका क्या काम है, उनका काम है कि हार्ट को धड़कते रहना है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। ब्लड जो है, ब्लड वाला हार्ट का या फिर लीवर का काम नहीं कर रहा। ब्लड वाला क्या कर रहा है, वो खुद का काम कर रहा है कि उसको एक काम मिला हुआ है, वो क्या कर रहा है, अब पूरी बॉडी में क्या करना है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाना है, ले जाना है। जिस तरीके से प्रोडक्शन में जो बंदे हैं उनका काम है सिर्फ प्रोडक्शन करने का। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हमने क्या करा, ये पूरी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है ना, लेकिन उस प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे इस बंदे ने उसको मैन्युफैक्चर किया, इस बंदे ने उसकी क्वालिटी चेक करी, है ना, इस बंदे ने टैग लगाया, इस बंदे ने पैक किया। तो सबका अपना अपना काम है, एक बंदा सारा काम नहीं कर रहा। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में कोई एक टिश्यू या उत्तक, कोई एक सेल या कोशिका हर तरीके का काम नहीं कर रही, उनका काम स्पेसिफिक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे बड़े काम को, जो हमारी बॉडी को चलाने वाला काम है, उस काम को तोड़ दे रहे हैं, है ना। तो इसी को कहा जा रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर। आप क्या कर रहे हो, जो मेहनत है, श्रम है, उसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर दे रहे हो अलग अलग में, कि आपको ये करना है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। और कुल मिलाकर क्या हो रही है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग, जो मैंने बताया था आपको, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। हमारे में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब हर एक पार्ट का काम डिफरेंट होता है। ठीक है ना, वेयर स्पेसिफिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स, जहां पर क्या होता है, हर एक तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन, चाहे वो ब्लड का काम हो, चाहे हमारे हार्ट का काम हो, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर का काम हो, ठीक है ना, ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम हो, जो हमारी किडनी करती है। तो उन सबको करने का काम क्या करती हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स करती हैं, तो जिनको हम टिश्यू कह दे रहे हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जो क्या होती है, हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, उसमें किसी किसी विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक जगहों पर, निश्चित स्थान पर रहती हैं। ठीक है, और इससे क्या होती है, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी जो होती है वो हाई हो जाती है। मतलब हम लोग इतना काम कर पाते हैं, मतलब आप जो ये चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, स्टंट कर पा रहे हो, बात कर पा रहा हूँ मैं आपको जो पढ़ा पा रहा हूँ, ये सब इसी वजह से पॉसिबल हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और इसके अंदर इतने तरीके के काम इतने पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, तो उत्तक की डेफिनेशन हमने देखी। क्या बताया मैंने कि जो सेल्स होते हैं, अलग अलग जगह के सेल अलग अलग तरीके के काम करते हैं, और उनकी क्या हो जाती है, ग्रुपिंग हो जाती है, एक समूह बन जाता है, जिसमें जितने भी सेल होते हैं वो एक ही तरीके का काम करते हैं, और उस समूह को हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं या उत्तक कह देते हैं। ठीक है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल, जैसे ब्लड हमारा टिश्यू है, फ्लोएम पेड़ की बात हो रही है जहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है, या फिर हमारी मसल्स हो गई, जैसे हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं, किसके, टिश्यू के, उत्तक के। ठीक है, और यूनिसेल्यूलर, ये सब क्या है, हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, बहुकोशिकीय है, तो हम में इस तरीके से होता है। तो अब जो यूनिसेल्यूलर होता है, जिसमें एकल कोशिका या फिर जिसमें सिंगल सेल की बॉडी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जैसे क्या है, अमीबा है ना, अमीबा है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल में ही एग्जिस्ट करता है, ये मैंने बताया था। तो ये कैसे करता है प्रोसेस, जैसे हमारी बॉडी में तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग सेल से, अलग अलग टिश्यू से हो रही है, लेकिन ये तो सिंगल सेल है। इसमें क्या होता है कि इसका ये जो सिंगल सेल है ना, ये भी इसके खुद के जीवन को चलाने के लिए क्या है, काफ़ी है। कैसे? जैसे मान लो ये एक सेल है, अब जैसे हमारे पास खाना खाने के लिए क्या है, मुंह है, माउथ है, हम वहाँ से खाना खाते हैं। डाइजेशन करने के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमारा स्टमक है, ठीक है, लीवर भी पार्ट प्ले करता है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब है। तो ये कैसे करता है, ये क्या करता है, जैसे अमीबा है, ये तालाब में है, तो इसके पास में कोई फूड आया है ना, खाना आया, तो इसने क्या करा है, इसकी जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको ये चेंज करता है, और चेंज करके इसको देखो आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, और इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर, यानी फॉल्स लेग स्ट्रक्चर। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर। ठीक है ना, फॉल्स लेग मतलब जो एक्चुअल में इसका पैर नहीं है, बट ये पैर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर ये क्या कर लेता है, इन दो पार्ट को बंद कर लेता है आपस में। तो यहाँ पर देखो बंद हो गया,
जिससे क्या होता है, फूड एक वैक्यूल में अंदर आ जाता है। तो जैसे ही फूड वैक्यूल में अंदर आता है तो इसको क्या किया करते हैं ये लोग, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, इंजेशन हुआ, है ना, खाने को अंदर लिया गया। फिर अब खाना जैसे ही अंदर आ गया, अब खाने को पचाया जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, फिर खाना जब पच जाएगा तो उससे न्यूट्रिशन मिलेगा सेल को, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, स्टार्च, जो भी मिल रहा हो, तो वो खाने को क्या करेगा, ये जो सेल है ये सेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा। फिर जब एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब होकर वो क्या होगा, जहां जहां पर जरूरत होगी, जैसे मान लो प्रोटीन एब्जॉर्ब, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब हुए, फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हुए, जो भी है, तो उन सबको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जहां जहां पर जरूरत है, लाइक मान लो इसकी सेल मेम्ब्रेन कहीं पर रप्चर हो गई है, खराब हो गई है, फट गई है, तो वहां पर क्या करा जाएगा, लिपिड और प्रोटीन्स को भेजा जाएगा रिपेयरिंग के लिए, तो इसी को कहते हैं एसिमुलेशन, मतलब जगह जगह पर भेजा जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, तो अब क्या है, अब ये जो फूड है उसमें क्या बचा है, वेस्ट मटेरियल। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, जो वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उसी तरीके से ये अमीबा भी करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसी को क्या कहा जाता है, इजेशन। इंजेशन का मतलब अंदर आना और इजेशन का मतलब बाहर जाना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसका एक सिंगल सेल भी क्या करता है, इस पूरी बॉडी के प्रोसेस को करने के लिए क्या है, काफ़ी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो इसको टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिंगल सेल में भी क्या करता है, पूरी बॉडी की प्रोसेस को कर पा रहा है, और इसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं थोड़ा सा प्लांट और एनिमल के टिश्यूज में कि क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको पता है कि जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वो फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, फिक्स रहते हैं। एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता है। हमारे क्या होते हैं, मेट्स होते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, जोड़े में, फैमिली में रहते हैं हम, शेल्टर, हमारे पास घर होते हैं रहने के लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोकोमोटिव होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एनर्जी कंजम्पशन, अब देखो प्लांट जो होता है ना, वो कहीं जाता नहीं है, कहीं कुछ करता नहीं है, सीधा खड़ा रहता है, तो इसलिए प्लांट को एनर्जी भी क्या होती है, कम लगती है। जबकि एनिमल्स में एनर्जी ज़्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम क्या करते हैं, वर्क डन कर रहे हैं, हम अपने पैरों को, हाथों को, दिमाग को, हर चीज़ को चला रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्या होता है, सपोर्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं। अब ये सपोर्टिव टिश्यू क्या होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी है, जैसे आप अपनी बॉडी देख रहे हो ना, आप देखो लीवर है आपके पास में, पेंक्रियाज है आपके पास में, हार्ट है, बीच में क्या है, गैप है ना, तो बीच में बहुत सारी टिश्यूज क्या है, भरी हुई है। मतलब ये किस तरीके की है, ये एक तरीके की पैकिंग है। जैसे आपका पेंक्रियाज हिल ना जाए अपनी जगह से, आपकी जो लीवर है अपनी जगह से हिल ना जाए, इसलिए बीच में क्या किया गया है, उस जगह को खाली ना छोड़ के वहाँ पे पैकिंग भर दी है। तो पैकिंग क्या है, वही सपोर्टिव टिश्यू है। और जो ज़्यादातर क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, है ना, वो सब क्या होते हैं, उन सब में भी जीवन होता है, वो सारे सेल्स लिविंग होते हैं। बट जब आप प्लांट में जाते हो तो उसमें ज्यादातर क्या होते हैं, डेड टिश्यूज होती हैं। लाइक आप प्लांट के आउटर वाले पार्ट को देखो, वो जो लकड़ी फट सी जाती है, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, वो भी क्या होता है, डेड होता है। तो ज्यादातर प्लांट के ऐसे सपोर्टिव टिश्यू जो प्लांट को खड़े रहने में मदद करते हैं, वो क्या होते हैं, टाइम के साथ साथ डेड हो जाते हैं, उनका जीवन खत्म होता जाता है। मतलब जितना प्लांट का एज होता जाएगा, उसकी जो बाहरी परत है, स्किन है, जो पुराने सेल्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, डेड होते रहते हैं, और नए सेल्स आते रहते हैं। इस तरीके से उनका चलता है। तो उसमें सपोर्टिव टिश्यू ज्यादातर क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, अब करते हैं ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकलाइज्ड। मतलब कह रहा है कि ग्रोथ जो होती है प्लांट में कुछ कुछ रीजन में लिमिटेड होती है, और बाकी जगह पर क्या होती है, बढ़ती रहती है। मतलब जैसे ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रोथ कैसे होती है, उसमें आप देखोगे कि प्लांट का टिप हो गया, मतलब एकदम ऊपर वाला पोर्शन, और रूट के टिप हो गए, एकदम रूट के लास्ट वाले पोर्शन, और कुछ मोटाई वगैरह वो सब ग्रोथ करती है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेबल रहती हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है। ऐसे ही हमारा जो एनिमल होता है, उसमें जो हमारा सेल होता है, उसकी ग्रोथ भी क्या होती है, यूनिफॉर्म रहती है ना, तो वो यूनिफॉर्मली ग्रोथ करती है। नो सच स्ट्रिक्ट डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन। तो उसमें ऐसा नहीं रहता कि ये वाला रीजन डिवाइड नहीं होगा या ये वाला रीजन डिवाइड होगा। लेकिन प्लांट में ऐसा रहता है कि प्लांट का टिप पॉइंट हो गया, रूट का टिप पॉइंट हो गया, प्लांट की मोटाई होगी, यही ग्रो करेगी, बाकी सारे ग्रो नहीं करेंगे। इस तरीके से रहता है उसका ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लांट होता है वो देखो सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप ह्यूमन को देखो, किसी एनिमल को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, उसमें क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और बहुत स्पेशलाइज्ड है। मतलब हमारी आंखों को सिर्फ देखने के लिए ही बनाया गया, वो कुछ और वर्क नहीं करता। कानों को सुनने के लिए ही बनाया गया, कुछ और वर्क नहीं करता। इसलिए कहा गया कि बहुत स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होता है। जबकि जो प्लांट होता है उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता, वो एक सीवियर, जैसे पत्ते हैं तो बहुत सारे पत्ते हैं, तना है तो एक पूरा तना है जिसमें बहुत सारा हिस्सा जो है तने का ही है, वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। 2-3 तरीके के ही काम जो आप जनरली उनमें देखोगे, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हिस्सों का डिफरेंट क्या है, वर्क है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम चालू करते हैं प्लांट टिश्यू से, कि प्लांट में जो पादप है या पौधे हैं उसमें क्या क्या तरीके के उत्तक या टिश्यूज पाए जाते हैं। देखो प्लांट, पहले सबसे पहली बात, प्लांट में 2 तरीके के हिस्से होते हैं। एक ऐसा हिस्सा होता है जो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जो ग्रो नहीं करता, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, जो ग्रो करता है उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। जो ग्रो करने वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं विभोज्योतक।
मतलब जो कंटिन्यूसली विभाज्य हो सकता है या टूट सकता है, डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होकर ग्रो कर सकता है। और कुछ और जो डिवाइड ना हो वो कैसे हैं, वो परमानेंट है, जो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये डिवाइड होने वाले पार्ट की, जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं या फिर विभोज्यतक उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? देखो, ये ग्रो करने के लिए तो इसका काम क्या होगा? प्लांट को ग्रोथ देना, है ना। ये टिश्यू क्या करते हैं? कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसका काम क्या है? प्लांट को ग्रोथ देना, प्लांट को वृद्धि देना। लेकिन ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट पे ही होते हैं जहां पे ग्रोथ पॉसिबल होती है। जैसे यहां पर देखो, ये जो प्लांट है, प्लांट का ये टिप पॉइंट है, ये हमेशा ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली ग्रो करता ही रहेगा। इसलिए आप देखोगे कि प्लांट ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसे ही प्लांट का जो तना होता है वो टाइम के साथ जो स्टेम होता है मोटा होता रहता है। तो इसलिए ये जो होता है, ये स्टेम मोटा होता ही रहेगा कंटिन्यूसली। ऐसे ही प्लांट की जो रूट है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाती ही रहती है। तो ये कुछ पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इंटरकैलरी बर्ड। मतलब आप इसको अगर जूम करके देखोगे तो आप देखोगे नई नई जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे से डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ से कुछ भी नया पेड़ पौधा निकल सकता है। आपने देखा होगा ना कि प्लांट को जब काट दिया जाता है तो काटने के बाद उसके साइड में से छोटी छोटी पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम या बर्ड। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हिस्से होते हैं जहां से क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्लियर हो गया? तो ये जो सेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाईली सक्रिय रहते हैं, और इनका प्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है। इसमें सेल्यूलोज वॉल जो होती है वो थिन होती है। क्यों थिन होती है? क्योंकि देखो, इसको रैपिड ग्रोथ करना है, तो ये परमानेंट वैसे मोटा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर मुझे फ्लेक्सिबल रहना है तो मेरे को अपनी बॉडी को उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे को कोई स्टंट करना है, कुछ करना है, तो उसी तरीके से अगर इनको एक्टिव रहना है, बार बार डिवाइड होना है, ग्रोथ करनी है, तो इनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा रहेगा ताकि ज़्यादा मटेरियल मिल पाए। सेल्यूलोज वाला जो वॉल है, मतलब सेल वॉल है, वो क्या होगा? थिन रहेगा। और क्या होता है? इसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स। और इसमें वैक्यूल्स वगैरह नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो, इसको कंटिन्यूसली क्या करना है, जैसे मान लो ये प्लांट का टिप है, यहाँ पे इस टिप को क्या करना है? ग्रोथ करनी है। मतलब ये जो प्लांट का टिप है इसको कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ते जाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये कैसे होगा? जैसे यहाँ पर सेल है टिप पर, तो ये एक सेल दो पार्ट में टूटेगा, फिर इसके ऊपर एक बनेगा, फिर ये दो पार्ट में टूटेगा, इसके ऊपर एक बनेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनमें क्या होती है? वैक्यूल्स नहीं रहते। क्यों? वैक्यूल्स किस में रहेंगे? वैक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल्स के अंदर पानी, लिक्विड, ये सब भरा रहता है, जिससे वैक्यूल क्या करता है? अंदर से सेल को फुला के रखता है, ताकि सेल क्या कर पाए? अच्छे से तना रह पाए, जिसकी वजह से जो पेड़ है वो अच्छे से क्या कर पाए? खड़ा रह पाए। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रोथ से मतलब है, हमें वैक्यूल्स वगैरह नहीं चाहिए, तो हम सीधा क्या करते हैं? ग्रोथ करते हुए चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ों को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर वैक्यूल्स की ज़रूरत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम के लिए होता है, थोड़ी देर, मतलब कुछ टाइम बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, फिर बनता है, फिर डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से ग्रोथ होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर वैक्यूल्स वगैरह नहीं पाए जाते। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि टिप पे ग्रोथ होती है, मतलब जो प्लांट है उसकी अलग अलग जगह पे ग्रोथ होती है ना। जैसे मैंने बताया कि ऊपर में ग्रोथ होती है, रूट में ग्रोथ होती है, मोटाई में ग्रोथ होती है, और इंटरकैलरी बर्ड में ग्रोथ होती है। तो इसी के ऊपर तीन तरीके की मेरिस्टेम होती है। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, या फिर शीर्षस्थ विभोज्यतक। एक को हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम या फिर पार्श्वीय विभोज्यतक। एक को हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल की बात करते हैं। एपिकल का मतलब होता है शीर्षस्थ, मतलब जो सीड्स में है, पॉइंट में है, टिप पे है। तो प्लांट की अगर मैं लास्ट और एंड पॉइंट पूछूं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे एक जो स्टेम का टिप, मतलब ये जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टेम का, वो टिप हो गया। और आप कहोगे सर रूट जो है, रूट की सबसे लास्ट वाली टिप, है ना, ये कहोगे। तो रूट की लास्ट वाली टिप हो गई, ये हो गया। तो ये दो पार्ट हमेशा, जैसे रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रोथ करता रहता है, और प्लांट का ये वाला जो पार्ट होता है हमेशा ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, ये इनका नेचर है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे या फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? एपिकल। और ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर शीर्षस्थ विभोज्यतक। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं? ये जो स्टेम की टिप पॉइंट हो गई और रूट की टिप पॉइंट हो गई, उसमें कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती रहती है ना। ऊपर की तरफ भी इंक्रीज हो रही है और नीचे की तरफ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, है ना। ये एपिकल और लेटरल ऐसे। तो क्या ग्रो करेगा लेटरल? प्लांट का जो स्टेम होता है वो ग्रो करता है लेटरल। जैसे मान लो आपने देखा 5 साल में प्लांट के तने की मोटाई इतनी थी, 10 साल बाद देखोगे तने की मोटाई इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले इतना था, फिर बाद में ग्रो करते करते इतना बड़ा हो गया। तो इसी को कहा जाता है क्या? लेटरल मेरिस्टेम या फिर पार्श्वीय विभोज्यतक, कैम्बियम। तो ये जो तना है ये हमेशा क्या होगा? मोटा होता रहेगा टाइम के साथ साथ। आप कुछ टाइम बाद आके देखोगे ये और मोटा हो गया। तो क्या करता है? ये इस तरीके से गोलाई में क्या होता है? प्लांट ग्रो करता रहता है, फैलता रहता है, और इस तरीके की ग्रोथ को
हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं या फिर पार्श्वीय विभोज्यतक कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो प्लांट की स्टेम है ना, ये वाला पार्ट, या जो रूट है, रूट भी मोटे होते रहते हैं, तो स्टेम और रूट की जो थिकनेस होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, या फिर तना और जो जड़ें हैं उनकी जो मोटाई होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, दो पार्ट हमने देख लिए। अब एक तीसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया, अगर आप प्लांट को देखोगे ना ढंग से, तो आप जैसे ये प्लांट आपने देखा, ये ऐसे देखा, ये यहाँ पे मान लो पत्तियाँ पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो आप देखोगे पास पास में क्या होता है ना, नोड के पास में यहाँ पे छोटे छोटे डॉट डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत जगह पे ऐसा रहता है, नोड जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि एक नया प्लांट उग सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभार देखोगे आप यहाँ से नए पत्तियाँ निकल जाती हैं, है ना, ग्रोथ करती हैं। उसी तरीके से मान लो कई बार पेड़ कट जाता है, तो आप देखोगे कटने के बाद नीचे वाले हिस्से से ग्रोथ होने लग जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम रहती है। ठीक है ना, जो क्या होती है, नोड लोकेटेड नियर द नोड, मतलब ये जो नोड है इसके पास में कुछ बर्ड्स रहते हैं ना, डॉटेड स्ट्रक्चर, जहाँ से क्या होती है, नए सेल ग्रो कर सकते हैं या नए प्लांट निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। या फिर उसको हम कहते हैं अंत विभाजक विभोज्यतक। अब डिफ्रेंसिएशन, इसमें क्या होता है, सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेम चेंज एंड मैच्योर फॉर्मिंग परमानेंट टिश्यू, ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। देखो अब क्या होता है, मान लो ये जो सेल है ना, ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये ग्रोथ करता रहता है। तो हमेशा आप जैसे मान लो, अभी मैं बता रहा हूँ, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ हो गया, तो हमेशा टिप पॉइंट पे ही ग्रोथ होती है। तो ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या हो जाता है, ये परमानेंट हो जाता है, ये ग्रोथ नहीं कर सकता। अब मान लो ये टिप वाला एरिया फिर ग्रोथ किया, इतना बढ़ गया सपोज, ठीक है, तो अब ये वाला एरिया ग्रोथ कर पाएगा, ये एरिया परमानेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलता है। तो जो टिप वाला एरिया है सिर्फ वही ग्रोथ करता है, और पीछे के जो होते हैं, जो डिवाइड हो चुके होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है इसको डिफरेंशिएशन, एक टर्म इन्होंने दिया विभेदन, जिसको कह रहे हैं कि सेल जो होता है वो मेरिस्टेम, मतलब ये जो यहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू है उससे डिवीजन की वजह से सेल फॉर्म्ड होते हैं। फिर क्या होते हैं कि जो पुराने वाले होते हैं, मतलब जैसे ये नया वाला बना, तो इसके नीचे वाले जस्ट जितने भी थे वो सारे क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं धीरे धीरे, और इसी को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, नहीं तो ऐसे तो ये हर कोई ग्रोथ करेगा ना। हमने क्या पढ़ा, जो टिप पे होता है सिर्फ वही ग्रोथ करता है, और जो बाकी जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पे जो सबसे पहले था उसने ग्रोथ करी, फिर ग्रोथ कर करके यहाँ पहुँच गया, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ग्रोथ करने वाली जो एबिलिटी है, मतलब सेल डिवीजन की एबिलिटी, ये खो देते हैं। सिर्फ टिप पर ही ऐसी एबिलिटी मिलती है। क्लियर हो गया, इसी को क्या कहा जा रहा है, डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा क्या, ये हमने पढ़ा ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ नहीं कर पाते, जिनको हम क्या कहते थे, परमानेंट हो गए। ठीक है, स्थायी उत्तक या फिर परमानेंट टिश्यू जिनको कहा जाता है। तो ये कौन से टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी मैंने बताया ना कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, सिर्फ टिप पे ही ग्रोथ कर सकता है। तो मान लो ये वाला जो, कभी ये पेड़ यहाँ तक रहा होगा, है ना, कभी मान लो कि ये पेड़ जो है वो यहाँ तक रहा होगा, तो इस टाइम पर यहाँ पे इसका टिप रहा होगा, ये ग्रोथ करते करते क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ एबिलिटी खो देता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी किसी टाइम पर मेरिस्टेमेटिक रहा होगा ना, फिर ये जब ग्रोथ करके ऊपर चला गया तो ये वाला हिस्सा, इसकी एबिलिटी खत्म हो गई डिवाइड होने की। तो यही कह रहा है कि जो सेल होते हैं फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने थे, वो क्या होते हैं, अपनी जो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की वो खो देते हैं, और उनको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाता है। लाइक जैसे रूट में अगर वो है तो उनका स्पेसिफिक रोल हो जाता है कि पानी को, मिनरल को ले जाना। अगर वो पत्तियां वगैरह में है तो उनका स्पेसिफिक रोल हो जाता है फोटोसिंथेसिस को करना, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, मैंने पहली वाली जो वीडियोस में एक चीज़ नहीं बताना मैं भूल गया था जनरली, जैसे वैसे आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जिसमें मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो उसको हम डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण, जिसमें मैंने बताया कि उसमें धूप गिरती है तो क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो खाना बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यू भी होते हैं ना, कई टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो क्या होता है, मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, जो एक तरीके के सेल का बना होता है। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू में मतलब जो हमने ये परमानेंट टिश्यू देखे, इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल वाले बिल्कुल सिंपल तरीके के होते हैं, एकदम सिंपल। तो इसमें एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, पैरेनकाइमा। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पैरेनकाइमा इस तरीके का दिखता है। तो इसमें आपको देखो क्या क्या दिख रहा है, सारे एक जैसे आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब अविशिष्ट।
और इसकी जो सेल वॉल होती है, ये वाली जो सेल वॉल है ये देखो पतली है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसको कहा जाता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, थिन सेल वॉल होती है। और ये लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे पता? देखो इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर वैक्यूल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ है, इसलिए इसको कहा जा रहा है ये क्या है, लिविंग सेल है। लूजली अरेंज्ड होते हैं। कैसे लूजली अरेंज्ड है? देखो इनके बीच में गैप है ना, तो इसलिए कहा जा रहा है ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस रहता है। तो ये करते क्या, इनका काम क्या है? ये देखो इतने बड़े बड़े जो गैप है ना, इस गैप में ये क्या करते हैं, खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। क्लियर हो गया? तो जैसे इसके अंदर पेरेन्काइमा में ही एक एग्जांपल हो गया क्लोरेन्काइमा का। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सेल है, सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, जिसमें से एक प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। उस प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जब सनलाइट उस पर गिरती है तो वो उस प्रोसेस से क्या करते हैं, जैसे अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, जो मतलब ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह, इन सबसे हम क्या करते हैं, वो खाना बनाने में मदद करते हैं या खाना बनाते हैं। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस जिसको हम कह रहे हैं कि फोटोन या प्रकाश के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, खाने को बनाया जा रहा है ना, तो एनर्जी बनाई जा रही है। तो अब जो खाना बन जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जब खाना बनता है तो उसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में। ठीक है, इसी तरीके से जब प्लांट होता है तो प्लांट भी क्या करता है, उस खाने को स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा जो बना है फोटोसिंथेसिस में, तो वो सारा क्लोरेन्काइमा में स्टोर हो जाता है, जो पेरेन्काइमा का क्या है, एक टाइप है। ठीक है, ऐसे ही एरेन्काइमा में क्या होती है कि जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं, वो आप देखोगे हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं होते, ऊपर की तरफ होते हैं। क्यों ऊपर की तरफ उन्हें होना पड़ता है? ताकि जो लाइट वगैरह मिल रही है पानी के अंदर, जो लाइट मतलब सूर्य से जो लाइट गिरी, पानी पे गिरी, तो पानी के अंदर के जो प्लांट होते हैं वो ऊपर की तरफ इसलिए होते हैं ताकि उन्हें वो लाइट मिल पाए और वो उससे फोटोसिंथेसिस कर पाए। क्लियर है? ठीक है, तो ये प्लांट को ऊपर रखना पड़ रहा है, तो ये कैसे ऊपर रख पा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण वाला है वो तो नीचे खींचेगा, तो ये प्लांट कैसे ऊपर की तरफ तैरते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि उनका जो सेल होता है, मैंने बताया इसमें बहुत सारा वैक्यूल है, स्पेस है, तो उसमें क्या होती है, हवा भरी रहती है। तो हवा भरने की वजह से वो बहुत हल्के हो जाते हैं, और जब वो हल्के हो जाते हैं तो वो पानी में तैरते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर रहते हैं। तो ये कैसे सेल होते हैं, ये एरेन्काइमा होती है, मतलब पेरेन्काइमा का ही एक भाई है। ठीक है ना, तो ये सारे सेल इस तरीके से वर्क करते हैं, जो क्या है, पेरेन्काइमा के टाइप्स हैं। फिर उसके बाद एक होता है जिनको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट है। इनके जो सेल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े खिंचे हुए होते हैं, और क्या होते हैं, देखो ये मोटे मोटे हैं, देखो कितना थिक है और टाइटली पैक्ड है ना, ये देखो थिक है और टाइटली पैक्ड है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये इरेगुलरली थिकंड होते हैं। यहाँ पर देखो कितने मोटे मोटे हो रखे हैं, इसलिए कहा जाता है इनके थिकंड कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ बेंडिंग ऑफ पार्ट लाइक टेंड्रल्स। ये जो पार्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो प्लांट होता है, आपने कोई प्लांट देखा, जैसे कुकुरमुत्ता होता है, जो अमरबेल होती है, वो देखो ऐसे वो टेंड्रिल टाइप की होती है ना, लताएं होती है किसी पेड़ पे, इस तरीके से चढ़ जाती हैं वो लताएं, तो उनको हम कहते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है ना, तो या फिर जैसे मान लो कोई प्लांट है वो ऐसे झुक गया या फिर इस तरीके से खड़ा है झुककर, तो ये जो सेल्स होती है ना, ये वही सेल्स होते हैं जो प्लांट को इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं टेंड्रिल्स वगैरह कहते हैं। तो इसमें कौन से सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा ही होते हैं। तो और ये क्या कर रहा है, उसको खड़ा करने में मदद कर रहा है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। और इनमें क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस कम होता है, क्योंकि आप देखो ये एक सेल हो गया, इसके साथ में एक सेल हो गया, तो इसके बीच में कहीं गैप है, कहीं गैप नहीं है। मतलब ये सेल, दो सेल के बीच का गैप, ये अंदर वाला गैप नहीं, दो सेल के बीच का गैप, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कोलेनकाइमा। ऐसे एक होता है जिसको हम कहते हैं स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा, स्केलेरेन का मतलब होता है हार्ड, मतलब जो हार्ड टाइप का हो। तो ये क्या करता है, प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिक बनाता है। ठीक है ना, कठोर बनाता है और कड़ा बनाता है। जैसे इसका एक फेमस एग्जांपल है हस्क ऑफ कोकोनट, जो अपना नारियल होता है, नारियल के जो बाहर जो रुई जैसी निकली रहती है ना, भूसी ब्राउन कलर की, वो फेमस क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है कि ये क्या है, वो स्केलेरेनकाइमा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, हस्क ऑफ ए कोकोनट। तो ये कैसी होती हैं, देखो ये डेड रहती हैं, जिंदा नहीं होती, और ये लंबी लंबी रहती है, क्योंकि आपको पता है कि जो नारियल है, नारियल के जो रुईज वगैरह हैं वो कैसी है, लंबी लंबी है ना, लंबी लंबी होती है और नैरो होती है। ठीक है, वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन, और इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, काफ़ी थिक होती है। जो सेल वॉल होती है इनकी, वो क्या होती है, काफ़ी थिक होती है। क्यों ठीक होती है, क्योंकि क्या होता है, इनमें है ना लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन बनता है इसमें, इन सेलों में, जिसकी वजह से क्या होती हैं, वो थिक हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। क्लियर है, सीमेंट की तरह होती हैं एक तरीके से। और ये क्या करती हैं, प्लांट जो होता है ये हार्ड होती है, तो प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, मजबूती देती हैं। ठीक है, तो हमने देखा पेरेन्काइमा इस तरीके का, कोलेनकाइमा इस तरीके का स्ट्रक्चर, और ये स्केलेरेनकाइमा जो इस तरीके से पाया जाता है, फाइब्रस टाइप का होता है। ठीक है, अब जो हमने, ये तो थे सिंपल टिश्यूज़, सिंपल टाइप का वर्क करते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू में सिंपल पढ़ लिया, अब उसके बाद कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या होते हैं, ऐसे जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हुए हो, मतलब ऐसा उत्तक या ऐसा टिश्यू जिसमें
कई तरीके के सेल्स हो जो अलग अलग तरीके का वर्क कर रहे हो, लेकिन कुल मिला के उनका वर्क एक जैसा हो, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, प्लांट में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो क्या करते हैं ना, प्लांट में कंडक्टिंग का काम करते हैं। क्या कंडक्टिंग, जैसे प्लांट क्या कर रहा है, अपनी जड़ें हैं, रूट से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पानी को कहाँ ले जाना है, पत्तियों तक ले जाना है, मतलब प्लांट के पूरे पार्ट तक ले जाना है रूट से। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर क्या है, छोटी छोटी पाइप्स हैं, है ना, जिनको हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कह रहे हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी सेल्स हैं या इस तरीके का अरेंजमेंट है उसके अंदर, जहाँ से पानी रूट से, जैसे मान लो पानी जो है ये रूट से इंटर कर रहा है और इंटर करते करते पूरे पार्ट में क्या हो रहा है, जा रहा है ना। तो इसका मतलब प्लांट में क्या है कि कंडक्टिंग टिश्यू है। इसी तरीके से प्लांट, मान लो पत्तियां जो होती हैं, लीव्स, ये खाना बना रही है, तो जब खाना बन गया तो खाना ये क्या होगा, ये प्लांट के अदर पार्ट्स में, रूट्स तक खाना जाएगा। तो इसके लिए भी क्या है कि कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है उसी तरीके से प्लांट में भी है। तो ये सारा काम कौन करता है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करता है। क्लियर हो गया, जिसमें एक पार्ट होता है जाइलम और एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। क्लियर हो गया, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इसी में पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो जाइलम का क्या काम होता है, इसमें जाइलम में क्या होता है, वन वे फ्लो होता है। क्या मतलब है इसका, जैसे इसमें रूट से पानी गया तो ये सीधा ऊपर ही चढ़ेगा, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में पानी भागेगा, मतलब ऐसा नीचे नहीं भागेगा, ये एक ही डायरेक्शन में भागेगा लास्ट तक और पत्तियों तक पहुंचेगा। फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा और वो उड़ जाएगा, और पानी के साथ साथ जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी आते हैं, इसलिए इसको वन वे फ्लो कहा जाता है। क्योंकि देखो ये अपने आप क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से चढ़ रहा है। क्या मतलब है इसका, जैसे ये जो रूट है, रूट क्या कर रही है, जब पानी को एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ पर H2O जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, जबकि ये जो पत्तियां हैं वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन लो होता है। तो एक प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो पानी होता है ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज होते हैं यही मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संवहनी बंडल कहते हैं। ये तो हो गया जाइलम। अब देखो जो जाइलम होता है ना, वो पानी को लाने ले जाने का काम करता है। जाइलम कैसे समझ आ रहा है, जाइलम जल जैसा लग रहा है ना, तो इससे आप समझ लोगे कि जल को, पानी को ले जाने का काम करता है। ऐसे ही जो फ्लोएम है, फ्लोएम कैसा होता है, फल जैसा लग रहा है। फल क्या है, खाना है, तो खाने को लाने ले जाने का काम कौन क्या करता है, प्लांट जो फ्लोएम करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टू वे फ्लो होता है। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो पत्ती ने यहाँ खाना बनाया, तो जो खाना बना वो यहाँ से यहाँ भी जाएगा और यहाँ से यहाँ भी जाएगा। टू वे फ्लो रहता है, मतलब अप डाउन चलता रहता है, ठीक है, टू वे फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी भी रहता है, फूड वगैरह भी रहता है। तो ज़्यादातर ये क्या होता है, मेनली फूड के लिए बना हुआ होता है ये फ्लोएम, और इससे फल वगैरह जो होते हैं या कुछ हार्मोन्स वगैरह हो गए, उन सब का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पूरे प्लांट में। ठीक हो गया, ठीक। तो अब हम जाइलम की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा, ये क्या करता है, जो पानी हो गया, जल या फिर जो मिनरल्स हो गए, खनिज, उनका क्या करता है, वर्टिकली उनको ऊपर तक लेकर जाता है, ठीक है। अब मान लो ये आपने स्टेम, एक पौधा है, उसका आपने स्टेम को ऐसे काटा, ठीक है ना, तो काटा तो आपको ऊपर वाला पार्ट ऐसे दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर देखो आपको दिखाई दे रहा है जाइलम वाला पार्ट, ये जाइलम वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, फ्लोएम वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें से क्या हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और ये जो फ्लोएम वाला पार्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, जो खाना है वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से अब ये देखो, ये इसी तरीके से पाइप की तरह बने हुए हैं ये सारे स्ट्रक्चर। तो इससे क्या हो रहा है, पानी इन पाइपों से ऊपर की तरफ जा रहा है, खाना इन पाइपों से ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो जाइलम होता है, इसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे एक होता है ट्रैकिएट कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, जाइलम फाइबर कहते हैं, कई तरीके के पार्ट होते हैं। जिसमें जैसे ट्रैकिएट हो गया, ठीक है, और जो वेसल्स हो गए, है ना, ट्रैकिएट, ट्रैकिया हो गए, ये क्या होता है, थिक वॉल्ड होते हैं। इनकी वॉल जो होती है मोटी होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं जब ये मैच्योर होती हैं, ठीक है ना, मर जाती हैं। फिर ऐसे ही क्या होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो क्या करता है, खाने को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। ऐसे ये फाइबर होते हैं, इसका क्या काम होता है, ये प्लांट को थोड़ा सपोर्ट वगैरह देने का काम करता है। इसमें से भी थोड़ा बहुत पानी ऊपर नीचे चलता रहता है, मतलब ऊपर ही जाएगा वैसे तो। ऐसे ही क्या होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है, प्लांट जो पत्तियों में खाना बना उसको प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। और फ्लोएम क्या है, फ्लोएम भी एक टिश्यू है। इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे ये जो फ्लोएम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस फ्लोएम को अगर आप देखो, ठीक है, तो ये कई सारे पार्ट से मिलकर बना है। जैसे इसके अंदर क्या होती हैं, सीव सेल्स होती हैं, ठीक है, सीव सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। जैसे ये वाला देखो पार्ट, ये इसको हम कह रहे हैं सीव ट्यूब्स कह रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम फ्लोएम पैरेन्काइमा कह रहे हैं। ऐसे ही इसमें साथ साइड में क्या होती है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होती हैं, सीप प्लेट्स होती हैं, जिनमें क्या होता है, बीच बीच में छेद रहता है, जिससे क्या होता है, जैसे मान लो ये खाना है, खाना यहाँ से पहुँचा और इन छेद से निकलकर फिर दूसरे पार्ट में पहुँचता है। इस तरीके से खाना चलता है, ऊपर नीचे भरता है, ठीक है। तो यही कह रहा है, जो सीप सेल्स होती हैं, सीप ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू खाना जा रहा है, सीप प्लेट्स यहाँ पर होती हैं जिसमें बीच बीच में गैप्स होता है। इसके साथ में कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा इसके साथ में अटैच होता है। इस तरीके से कई पार्ट में क्या होता है, जो खाना होता है उसका ट्रांसफर होता है। अब ये कह रहा है कि जो एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, है ना,
अदर फ्लोएम सेल्स, फ्लोएम फाइबर वगैरह को अगर आप छोड़ दो, जैसे यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स वगैरह हैं, उन फ्लोएम फाइबर्स को अगर आप छोड़ दो तो सारे फ्लोएम सेल्स जो होते हैं ना वो जिंदा होते हैं, वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसी प्लांट में क्या होता है, एक तीसरे टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा सिंपल टाइप का, ठीक है ना, एक हमने वैसे पढ़ा कम्प्लेक्स टाइप का, एक तीसरा टाइप होता है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये क्या काम करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लो आपकी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है कि आउटर स्किन है ना, हाथ के ऊपर स्किन है, पैर के ऊपर स्किन है, मुंह के ऊपर स्किन है, ये क्या कर रही है, अंदर के पार्ट को इन्वायरमेंट के बाहर के पार्ट से बचा रही है। उसी तरीके से आप प्लांट जब तना देखते हो तो उसमें आप देखते हो ना, स्टेम में मोटी सी लकड़ी है, ऊपर एक हार्ड सी परत है, कोर्क, जिसको मैंने सेल वाले चैप्टर में भी बताया था कि एक प्लांट है, उसके ऊपर आप देखते हो ना लकड़ी फट फट सी गई है, उसको हम कहते हैं कॉर्क। तो वो क्या होती है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, या एपिडर्मिस, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। देखो क्या होता है एपिडर्मिस, अगर हम बात करें, एपी का मतलब होता है बाहर, और डर्मिस का मतलब होता है स्किन, है ना, बाहर वाली स्किन, इसका ये मतलब है एपिडर्मिस, आउटर लेयर। हमेशा जब आप एपिडर्मिस पढ़ोगे इसका मतलब बाहर वाली लेयर की बात हो रही है। जब मैं कहूंगा एंडोडर्मिस, एंडो का मतलब अंदर, डर्मिस का मतलब डर्मा, स्किन, तो अंदर वाली स्किन, ठीक है। तो प्लांट की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो सिंगल लेयर होती है जनरली, वो क्या होती है, प्लांट की प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरमेंट से। फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, और जो ये होता है इसमें क्या होती है, ये कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, इसके बीच में जो सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। क्लियर है। इसी में जैसे पत्तियां वगैरह भी आती हैं, क्योंकि आप देखोगे पत्तियां भी तो ओपन होती है ना। जैसे स्टेम है, स्टेम में क्या होता है, बाहर एक मोटी सी लकड़ी आपको दिखाई देती है, जो फटी हुई सी होती है, वो स्टेम को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर आप क्या जाओ प्लांट में, जैसे यहाँ पर प्लांट में ये वाला पार्ट जो स्टेम का है, ये तो लकड़ी वाला पार्ट है। ऐसे ही अगर आप लीव्स वाले पार्ट में जाओ तो ये भी तो ओपन हो रखा है ना, तो लीव्स वाला पार्ट जो ओपन हो रखा है उसमें क्या होता है, उसमें भी एपिडर्मिस होता है। मतलब जैसे मान लो ये मैंने लीव्स बनाया, तो इसमें भी क्या होता है, जो आउटर जो पार्ट आप देख रहे हो वो ऊपर वाली लेयर, वो क्या होती है, एपिडर्मिस की होती है। तो उसको अगर आप जूम करोगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको एपिडर्मिस कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे वाला पार्ट होता है जिसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। मतलब मान लो एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, हल्के से हेयर टाइप के, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल्स वगैरह कह रहे हैं। तो इसी के अंदर जो प्लांट होता है, प्लांट में जो पत्तियां होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि ये यहाँ पर अगर मैं इनको बनाऊँ, ये होल्स वाला तो है नहीं, चलो ये देखो, मान लो कि यहाँ पर मैंने इसको बनाया, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, इस तरीके से छोटे छोटे होल्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, इसमें क्या हो रहा है कि गार्ड सेल्स, इसके अंदर इन होल्स को हम क्या कह देते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, या रंध्र कह रहे हैं जिसको। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो प्लांट है, प्लांट में क्या होता है कि पानी जो है सपोज वो रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो भाई कंटिन्यूअसली रूट से पानी चढ़ता ही रहता है प्लांट में। तो वो क्या होगा, उस पानी को बाहर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, वो स्टोमेटा के थ्रू। मतलब प्लांट में जो लीव्स होती हैं उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, जिनको स्टोमेटा कह रहे हैं, उनके थ्रू कंटिन्यूअसली पानी का क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, पानी उड़ता रहता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे गैस का एक्सचेंज हो गया, गैस का एक्सचेंज मतलब जो प्लांट है उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। तो जैसे इन्वायरमेंट से सपोज वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर जाएगा, जो प्लांट में जो छोटे छोटे छेद हमने बताया, स्टोमेटा जिसको हम कह रहे हैं, इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि गैस का एक्सचेंज इसके लिए नेसेसरी स्टोमेटा की वजह से हो पाता है, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा की वजह से हो पाता है। और ये जो स्टोमेटा होता है, इसको यहाँ पे, ठीक है, मैं यहीं पे बताता हूँ। ये जैसे मान लो इसी को आप जूम करो, तो जूम करने पे ना आपको ऐसा दिखाई देगा, बीन शेप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम कह देते हैं क्या, स्टोमेटा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और ये जो सेल्स हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स कहा जाता है। तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जैसे मान लो पानी कम हो गया है ना, पानी जमीन में कम है, या फिर मान लो बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से प्लांट में पानी कम हो गया, तो उस टाइम पर भी अगर पानी उड़ के बाहर चला जाएगा तो प्लांट में वाटर का लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, और ये जो छेद होता है इसको बंद कर दिया जाता है स्टोमेटा के पोर को। फिर क्या होता है, जब दोबारा से ठीक हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, या लगेगा कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, तो फिर से इस पोर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, उन पोर्स को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कि गैसों का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाटर का लॉस होता है। ऐसे ही रूट में भी क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। जो आप जड़ें होती हैं वहां पर भी क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, जिसमें क्या होती है, लंबी लंबी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो क्यों लंबे लंबे होते हैं, इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रूट के अंदर। मान लो ये रूट है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूट होती है ना बहुत दूर दूर तक चली जाती है एक प्लांट की। और वो जो रूट होती है जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर से वो पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ला पाएगी। तो यही क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है।
भाई ये अपनी बुक है, अगर किसी को मैथ बढ़िया करनी है और कुछ नहीं सोचना, कोई कोर्स नहीं लेना, कोई फ्रेश पढ़ना चाह रहा है, कोई मेंस के लिए पढ़ना चाह रहा है, कुछ भी, तो भाई वो हमारी CM 5.0 बुक ले सकता है विदाउट एनी डाउट। एक लिमिटेड स्टॉक है, फिर उसके बाद प्रिंट नहीं होगा ये अभी कुछ टाइम के लिए। तो जो भी लेना चाहता है वो इसको ले लो, और बेस्ट प्राइस पे अभी ये मिल रही है। जैसे अभी कल परसों में ये 205 पर थी, है ना। तो जो भी है, इसमें 2000 क्वेश्चन हैं। आप 10,000 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, इसलिए 2000 क्वेश्चन आप कई बार लगा सकते हो। इसके अंदर फॉर्मूला कॉपी दी है, कैलकुलेशन बूस्टर्स दिए गए हैं, वार्म अप सीट्स लाइक टेबल्स, स्क्वायर्स, ट्रिपलेट, सब कुछ, मतलब ऑल इन वन बेस्ट बुक है और टॉप क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, रिव्यू वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, आप फ्लिपकार्ट पे जाके रिव्यू पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये कोई ऑर्डिनरी प्रीवियस ईयर बुक नहीं है, आप इसको खरीद सकते हो अगर आपको मैथ से छुटकारा पाना है तो। इसी तरीके से हमारी एक डेली प्रीमियम PDF है जो 49, 79, 129 जैसा भी आप चाहो ले सकते हो। उसमें जैसे 60 डेज कैलकुलेशन बूस्टर्स है, डेली बेसिस पे क्विजेस अपलोड होती हैं, क्विज की PDFs, ठीक है ना। क्वांट रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चंस विद क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिलते हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एडिक्विटी में पूछे गए तो हमने बहुत पहले से, मतलब 6-7 महीने पहले से ही 1400 क्वेश्चंस की एक PDF डाल रखी है, 200 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, कंप्यूटर की थ्योरी बुक हो, कंप्यूटर की बुक हो, सब कुछ आपको उसमें अवेलेबल होता है ओनली 49 में। मतलब ₹1 एक PDF भी आपको नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो आप ये सारे कोर्सेज जाकर देख सकते हो, बहुत मेहनत लगती है उन सबको बनाने में। ठीक है, ठीक। अब जैसे मैंने एपिडर्मिस बताया, ऐसे ही कॉर्क होता है। कॉर्क मैंने क्या बताया, ये जो प्लांट है, प्लांट के बाहर की जो लकड़ी होती है मोटी सी, है ना, जो आपको दिखती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और ये स्टेम की है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। क्लियर हो गया ना, कॉर्क कैम्बियम। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे फ्लोएम वगैरह है जो खाने वगैरह को लाने ले जाने का काम करते हैं, जो भी है। तो यही कह रहा है कि प्लांट जितना बड़ा होता जाता है, ये कॉर्क जो होता है वो उतना मोटा होता जाता है। कॉर्क, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम कॉर्क कह रहे हैं, ये मरा हुआ होता है, डेड होता है, कंपैक्टली अरेंज्ड होता है, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड होता है एक दूसरे से, बीच में इसके स्पेस नहीं रहता है। कंटेन सुवेरिन इन द वॉल्स, मतलब इनकी जो वॉल्स होती है, आप देखते होंगे कई बार क्या होता है कि जो प्लांट है वो क्या करता है ना कि उससे लिक्विड सा निकलता रहता है लकड़ियों वगैरह से, तो वो एक तरीके का सुबेरिन उसको कहा जाता है। वो क्या होता है ना भाई, वो इस तरीके का लिक्विड होता है, वो पूरे स्टेम में ऐसे रहता है, जिसकी वजह से अंदर, मतलब ये जो लिविंग हिस्सा है, ये जो नरम हिस्सा है, इसके अंदर कोई गैस हो, पानी हो, वो सारा क्या होता है, लीक करके बाहर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम सुवेरिन कह रहे हैं, जो क्या करता है, इसको इम्परवियस बनाता है, मतलब इससे पानी जो है या फिर गैस जो है वो पास नहीं हो पाती। तो उससे क्या करता है, प्लांट जो होता है ना, अपने जो बॉडी के अंदर जो पानी वगैरह है उसको बचा पाता है। या मान लो बाहर से कोई पक्षी आ गया, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, या कोई बैक्टीरिया, वायरस इसके अंदर घुसने की कोशिश करे, तो उस केस में भी क्या होता है कि वो इस मोटी सी जो कॉर्क जिसको हम कह रहे हैं, इसको भेद नहीं पाता। तो ये क्या है कि एक प्रोटेक्टेड लेयर है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारा हमने पढ़ा था किसका, प्लांट के बारे में पढ़ा है ना, कि प्लांट में कैसे रहती हैं टिश्यूज़ उसके। जैसे हमने देखा कि सिंपल टिश्यू रहते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है। उसी तरीके से अब हम जो एनिमल है या फिर पशु है उनके टिश्यूज़ उत्तक के बारे में जानेंगे कि हमारे एनिमल्स में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, जो टिश्यू है उसका जो क्लासिफिकेशन है या उसका जो डिवीजन है वो किस तरीके से होता है ना। जैसे हमने प्लांट में देखा, उसमें कुछ टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। उनमें कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो ग्रोथ नहीं कर पाते, जो परमानेंट हो जाते हैं, है ना, जिनकी डिवीजन की एबिलिटी खो जाती है, तो उनको हम कह देते हैं स्थायी उत्तक। इसी तरीके से जो हमारा एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू में भी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कई तरीके के टाइप होते हैं। जैसे उसमें एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर उपकला लिखा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी टिश्यू, मस्क्यूलर, पेशी टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। ठीक, तो ये मैं डिटेल्ड में बताऊंगा, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये नाम बता दे रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा, है ना। तो जैसे यहाँ पर भी आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर देखो एक ब्लड है, तो ब्लड भी एक तरीके का टिश्यू है। बोन, हड्डियाँ हो गई, वो भी एक तरीके का टिश्यू है। हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़, मतलब हमारी जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। कार्टिलेज टिश्यू, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, उनमें जो हड्डियाँ रहती हैं उनको हम कार्टिलेज कहते हैं, तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ होती हैं उनको हम कार्टिलेज टिश्यू कहते हैं। ऐसे ही एडिपोज टिश्यू होती हैं, लाइक जैसे हमारा जो पेट वगैरह हो गया, जहाँ पर क्या होता है, फैट स्टोर होता है, तो वहाँ पे जो टिश्यू होती हैं वो एडिपोज टिश्यू होती हैं। ऐसे ही नर्वस टिश्यू, लाइक जो न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करता है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, या बॉडी के अदर पार्ट्स में जो न्यूरॉन्स हैं उनसे बनने वाला जो टिश्यू है उसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे मसल्स हैं, लाइक हाथ में हो गए, पैर में हो गए, हार्ट हो गया, तो वहाँ पर जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनको मसल टिश्यू कहते हैं। इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, मतलब जो क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो उन टिश्यूज़ को हम क्या कह देते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था क्या, जैसे एपिडर्मिस होता है ना, मैंने प्लांट में आपको बताया कि एपिडर्मिस होता है। डर्मिस का मतलब क्या होता है, डर्मा। डर्मा मीन्स होता है स्किन।
है ना। और एपी का मतलब होता है आउटर। तो मैंने कहा था कि जब हम आउटर स्किन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एनिमल्स के लिए एपिथेलियल यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, एपिथेलियल। तो यहाँ पर भी एपी का मतलब होता है आउटर, है ना, और थीलियल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो लेयर्स होती है, कैविटी होती है, या जो भी चीज़ है। तो एपिथेलियल टिश्यू मतलब ऐसी टिश्यू, या जिसको हम उपकला उत्तक कह रहे हैं, जो क्या करता है, हम जो एनिमल्स हैं उनके ऑर्गन्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, कैविटीज़ को कवर करता है, बचाता है। ठीक। तो कैसे आप कह सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक जैसे आप मान लो आपका सिंपल सा जो हमारी बॉडी है, बॉडी की आउटर लेयर अगर आप देखो तो आपके हाथ के ऊपर एक स्किन चढ़ी हुई है ना, आपके पैरों के ऊपर एक स्किन चढ़ी हुई है, तो वो सारी क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है ना। वो क्या कर रही है, आपको कवरिंग कर रही है, कवर कर रही है आपकी बॉडी को, है ना, तभी तो एक स्किन है। और क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है, कोई सा भी फॉरेन बैरियर, मतलब कोई सा भी फॉरेन इन्वेजन, उससे आपको प्रोटेक्ट कर रही है। लाइक क्या कर रही है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, तो वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर एक टिश्यू है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं, है ना, या फिर उपकला उत्तक। वो क्या कर रहा है, उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई सा भी वायरस या बैक्टीरिया है, उसको आपको जैसे हाथ पे अगर वो रखा हुआ है तो हाथ के अंदर छेद करके फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो इतने स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते। तो जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है या फिर ये जो उपकला उत्तक होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। ठीक। और ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसको ये क्या करता है, कवर करता है। और क्या करता है, जो कैविटीज़ होती हैं उनको भी ये कवर करता है। ठीक है ना। कैविटीज़ मतलब जैसे आपका जो माउथ है, माउथ के अंदर जाओगे तो माउथ से लेकर एनस तक, तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि एक कैविटी है। इसी तरीके से आप लंग्स में जाओगे, लंग्स के अंदर भी आप देखोगे कि एक कैविटी है। तो ऐसी ज़्यादातर कैविटीज़ वगैरह जो होती हैं, ये इसी एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर ठीक है, पढ़ते हैं आगे और भी। तो और क्या क्या चीज़ें ये करता है, जैसे इसके जो सेल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। लाइक जैसे आप कोई सा भी देखो, ये अलग अलग तरीके के एपिथेलियल टिश्यू या फिर उपकला उत्तक के क्या है, टाइप्स हैं। तो जैसे आप इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, यहाँ पे आप एक ये चीज़ पाओगे कि ये आपस में क्या है, कि काफ़ी टाइटली पैक्ड है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो कोशिका होती है या सेल होती है वो टाइटली पैक्ड होती है इन ए कंटिन्यूअस शीट। आप इसको देखो, सीट की तरह है, इसको देखो, सीट की फॉर्म में ये बने हुए होते हैं, पतले से होते हैं, सीट की फॉर्म में बने होते हैं। और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए सेल के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस या फिर जो अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलेइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो आपका ये हाथ है ना, ये हाथ बनाया, तो ये जो आउटर लेयर होती है ये तो बनी है आपके एपिथेलियल से सपोज। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। मतलब ऐसे फाइब्रस टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है जिसके अंदर मेन पार्ट होता है आपका बॉडी का, है ना। तो बाहर इस तरीके से ये बनी हुई होती है। सबसे बाहर एपिथेलियल टिश्यू आपको दिखाई देगी, फिर उसके जस्ट नीचे एक फाइब्रस मेम्ब्रेन टाइप का टिश्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है। फिर उसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि ये हमेशा क्या करती है, सेपरेट करती है इसके नीचे वाले टिश्यू को। कैसे, कि जो ये वाली टिश्यू हो गई जो एपिथेलियल कह रहे हैं, उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और उसके नीचे क्या होता है कि एक्चुअल टिश्यू होती है ना। तो जैसे ये वाला कोई सा भी आप पार्ट मान लो, जैसे अगर मैं यहाँ पर यही वाला मानो, ये वाला देखो आप, तो इसमें क्या हो गया कि ये जो एपिथेलियल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होगा वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे, इस वाले पार्ट के जस्ट नीचे क्या होगा, जो पार्ट होगा वो किसका होगा, वो उस फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना होगा। फिर उसके अंदर हमारी ये बॉडी की हड्डी हो गई, कोई मसल्स हो गई, ये सारी उसके अंदर रहती है। ठीक है ना। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक। अब क्या होते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ये जो हम उपकला उत्तक कह रहे हैं, इस एपिथेलियल टिश्यू, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है। जैसे इसका एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस। ठीक है ना, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। तो ये क्या करता है, जो ये इसका मतलब सिंपल टाइप का है, जिसको हम सरल स्क्वेमस भी कह रहे हैं। देखो ये एकदम पतला होता है, एकदम फ्लैट होता है। तो ये क्या काम करता है ना, फाउंड वेयर ट्रांसपोर्टेशन सक्कर्स। मतलब ये जो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू है, ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का। तो कहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन आपके बॉडी में देखने को मिलता है, आपकी जो ब्लड वेसल है ना। तो जो ब्लड वेसल है वो इस तरीके से रहती है, जिसके अंदर से क्या होता है, ब्लड ऐसे फ्लो होता रहता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये जो ब्लड वेसल्स की ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर जो हो गई वो किसकी बनी हुई होती है, इस सिंपल स्क्वेमस की बनी हुई होती है, जो क्या करती है, ब्लड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपका जो माउथ हो गया, माउथ के अंदर आप देखोगे तो अंदर एक स्पेस है। तो कहने का मतलब, जैसे मैं अगर यहाँ पे माउथ बना रहा हूँ, सपोज ये मान लो माउथ है, ये ऐसे माउथ है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये है बाहर का ही पार्ट ना, ये बस माउथ के अंदर है, लेकिन ये देखो ओपनिंग इसके बाहर ही है ना। ये इन्वायरमेंट से ही जुड़ा हुआ है। तो ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, या फिर मान लो ये कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से, सॉरी, ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है, और ये इस तरीके से, ये माउथ का नीचे वाला हिस्सा है। तो यहाँ से एक पाइप जा रही है जो क्या हो रही है, फूड
नली है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक नोज़ है, आपकी नोज़ से क्या हो रही है, एक पाइप नीचे की तरफ जा रही है जहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, यहाँ से मतलब आपका खाना जा रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है। तो ये जो पाइप है ये इन्वायरमेंट के साथ में खुली हुई है ना। ये देखो ये इन्वायरमेंट है हमारा, ये पूरा इन्वायरमेंट है और यहाँ से पाइप ये खुली हुई है। ऐसे ये वाला पार्ट जो है ये नाक के थ्रू जा रहा है, तो ये वाला पार्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी पार्ट जो इन्वायरमेंट के साथ में ओपन है, और इस केस में इसमें क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे माउथ से आप क्या कर रहे हो, खाना जो हो रहा है वो आपके अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है माउथ से, ईसोफेगस से होता हुआ लंग्स के थ्रू हवा अंदर जा रही है। तो ये जहाँ पर भी इस तरीके की टिश्यूज़ होती हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है उनको हम सिंपल स्क्वेमस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है ना, या फिर स्तरीकृत स्क्वेमस। क्या मतलब होता है इसका, ये जो टिश्यूज़ होती हैं ये कई सारी लेयर में बनी हुई होती है, फाउंड इन द स्किन टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्किन होती है, चाहे वो हाथ की हो, पैर की हो, बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, वहाँ पर क्या है एक आउटर स्किन है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ये वाला जैसे आप पार्ट देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। तो और इसको अगर आप ऊपर से देखो तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कई लेयर्स में होती है, सिंगल लेयर नहीं होती है, कई लेयर में बनी हुई होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे जो बॉडी पार्ट्स या ऐसे जो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो कई पार्ट में अरेंज्ड हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और ये जनरली कहाँ पाई जाती है, जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उसके ऊपर पाई जाती है, जो क्या करती है वियर एंड टियर से बचाती है। मतलब इसका मेन काम क्या होता है, जैसे किसी बैक्टीरिया वायरस को रोकना, या फिर मान लो कहीं आपको चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो आपके अंदर के पार्ट डैमेज ना हो, इसलिए ये स्किन है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, जो कटने फटने से आपको बचाना, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरी टिश्यू होती है, तीसरा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं कॉलमनर टिश्यू या फिर पिलर लाइक। कॉलमनर टिश्यू या फिर पिलर लाइक, तो ये कैसी होती है, ये लंबी लंबी होती हैं और ये देखने में कैसी लगती हैं, जैसे पिलर खड़ा हो गई, ठीक है ना, स्तंभ जैसी होती हैं। तो टॉल सेल्स, इनके सेल लंबे लंबे होते हैं और ये ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पर क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, जहाँ पर कोई चीज़ का क्या हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, एंड सिक्रेशन, और जहाँ से कोई चीज़ निकल रही हो। तो ऐसे केस में क्या होती हैं, ऐसी कॉलमनर टिश्यूज़ पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि माउथ से, मतलब हमारी बॉडी का जो माउथ है और एनस, ये पूरा ओपन चेन है। मतलब माउथ से आपकी हो रही है एनवायरनमेंट में ओपनिंग और एनस से आपकी हो रही है एनवायरनमेंट में ओपनिंग, बीच में ये पाइप है पूरी, तो ये भी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। तो ये पूरी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। लेकिन जब आप इंटेस्टाइन में जाते हो, जैसे आपने देखा कि माउथ हो गया या फिर आपका ईसोफेगस हो गया, मतलब फूड पाइप जो हो गई, वो सारी आपकी सिंपल स्क्वेमस से बनी है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब हम इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। जब आप माउथ, ईसोफेगस, स्टमक वगैरह से होते हुए जब आप इंटेस्टाइन में जाते हो, तो इंटेस्टाइन में जब हम टिश्यूज़ देखते हैं तो हम देखते हैं वो कॉलम टाइप की है, जैसे ऐसी है, लंबी लंबी कॉलमनर टाइप की है, ठीक है। जिनके बॉडी के ऊपर देखो हल्की सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको सीलिया कहा जाता है या फिर माइक्रोविलाई कहा जाता है। और ये सिंपल सिंपल होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं इसलिए, और ये कॉलम जैसी देखने में होती है, स्तंभ जैसी होती है, इसलिए इनको कॉलमनर टिश्यू या फिर स्तंभकार कहा जाता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से इसका एक और टाइप है जिसको हम कह रहे हैं सीलिएटेड कॉलमनर। सीलिएटेड कॉलमनर मतलब ऐसी कॉलमनर जिनके ऊपर क्या है, ये सीलिया लगा हुआ है। जैसे कुछ में नहीं होती तो उनको सिंपल कॉलमनर कह दिया जाता है, कुछ में ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको क्या कह दिया जाता है, सीलिएटेड कॉलमनर। देखो इनका काम क्या होता है, जैसे मान लो कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होकर जैसे आपका बॉडी था, बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो जैसे छोटे छोटे पार्ट में ग्लूकोज में टूट गया, तो उस ग्लूकोज को इससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन में काम करती है। फिर उसके बाद जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत सारे एंजाइम्स छोड़ता है, जो क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को तोड़ने का काम करता है। जो हमारा स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। जो हमारा फैट्स वगैरह है उनको भी छोटे पार्टों में तोड़ने का काम करता है। तो इसलिए कह रहा है कि ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में ही मदद करता है, ठीक है ना। ऐसे ही सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यूज होती हैं। तो ये जो सीलिएटेड कॉलमनर, जैसे मैंने कहा, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कह रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या मतलब है, जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, नाक से हवा अंदर जाती है, तो ये गले से नीचे, मतलब ऐसी पाइप्स जो लंग्स के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपने यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ तो ये देखो, ये आपने सांस ली, सांस के थ्रू क्या हो गई, इस तरीके से ये आपका एक लंग्स हो गया, ये आपका एक लंग्स हो गया। दोनों लंग्स में क्या हो रहा है, पानी, ये जो हवा हो रही है ये इस लंग्स में जा रही है, ये हवा इस लंग्स में जा रही है। तो आपका ये जो पार्ट है, मतलब ये जो पाइप है, विंड पाइप, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टिश्यूज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, कॉलमनर टिश्यूज़ होती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, सीलिया होता है, ठीक है ना। उसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कह रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हवा वगैरह है वो बहुत आसानी से जाती है, और जो धूल डस्ट वगैरह होती है वो चिपक जाती है, वो नहीं जा पाती। और जो म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब जैसे आपने देखा होगा जब आप खांसते वगैरह और सर्दी लग जाती है तो आपके जो सेल वगैरह होते हैं वहाँ पे म्यूकस बन जाता है, मतलब जिसको हम बलगम कह रहे हैं, तो बलगम निकलता है। तो ये जो सीलिया होती है ये इस बलगम को ऊपर की तरफ निकालने में हेल्प करती है, ताकि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ये जो सांस लेने वाली नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको हम कह रहे हैं, खाली हो जाए। तो ये क्या करता है, जैसे ऐसे हेयर सीलिया है,
ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसे सीलियाँ हैं। तो क्या होता है, जैसे बलगम जमा हो गया तो इस बलगम को ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं और ये नाक से क्या होता है, बाहर आ जाता है चीखते टाइम। ठीक, तो इस तरीके से सिलिएटेड कॉलमनर वर्क करता है। ऐसे ही एक होता है जिसको हम कहते हैं क्यूबोइडल। क्यूबोइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ये क्यूब की तरह दिखने में होते हैं। जो अपना क्यूब होता है ना, क्यूब जैसा ये कैसे होते हैं, इस तरीके के क्यूब जैसे ये दिखने में होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे किडनी में जब आप जाओगे तो वहाँ की जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं उसमें ये देखने को मिलेंगे। हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है, मतलब जो आप देखते हो कि माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो खाने को पचाने के लिए सलाइवा रिलीज करते हैं। तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो डक्ट होती है, मतलब जहाँ पर वो ग्लैंड्स अपना सलाइवा रिलीज करते हैं, वो जो जगह होती है वो भी किससे बनी हुई होती है, इसी क्यूबोइडल एपिथेलियल से बनी हुई होती है। ऐसे एक होता है जिसको हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर। क्या कहते हैं, ग्लैंड्यूलर। तो ये ग्लैंड्यूलर क्या वर्क करता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स टू फॉर्म ए मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड स्पेशलाइज्ड टू सीक्रेट सब्सटेंस। मतलब क्या होता है कि ये ऐसे ग्लैंड टाइप के सेल्स बना लेता है। ठीक है ना, ऐसे टिश्यू होते हैं जो ग्लैंड्यूलर टाइप के होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं। लाइक मान लो कोई हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, कोई कुछ सिक्रेट कर रहा है, तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो किसी चीज के सिक्रेशन में वर्क करने लगे तो उनको हम क्या कह देते हैं, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू कह देते हैं। ठीक है ना, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, मतलब इस तरीके से रहेगा सपोज। ठीक है, फिर ऐसे ही क्या हो गया, ये तो थे, हमने क्या पढ़ा, हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। ठीक है, उपकला उत्तक। फिर ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का क्या वर्क होता है, आप नाम देखो, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। इसका काम होता है कि ये एक से दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, ये बांधता है चीज़ों को। कैसे कनेक्ट करता है, जैसे मान लो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, तो पूरी बॉडी में क्या चाहिए, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन होगी, ग्लूकोज होगी, वो पूरी बॉडी में जाएगी कैसे, वो जाती है ब्लड के थ्रू। ब्लड क्या है कि एक चैनल है जो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है पाइप्स के थ्रू। तो उस ब्लड में क्या हो रहा है कि जैसे हमने खाना खाया तो ग्लूकोज जो है हमारी इंटेस्टाइन वगैरह से ब्लड में चला गया, फिर वो ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर ब्लड ग्लूकोज पहुँचा दिया जाता है। इसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब लंग्स है, लंग्स में एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में चला जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हर एक जगह पे पहुंच जाता है। तो ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड कनेक्ट कर रहा है ना पूरी बॉडी को, तो इसलिए ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होते हैं, और भी कई तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे एक हो गया बोन। बोन की अगर हम बात करें तो आप देखो पूरी हमारी पूरी बॉडी में क्या है कि हड्डियों का ढांचा है, हमारे हाथ पैर हर एक चीज़ में हड्डी है जो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को जोड़ के रख रही है। तो ये भी क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इसलिए हड्डी भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या कह रहा है कि जो सेल होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। जैसे आप ब्लड देखो, ब्लड में क्या होता है, बहुत गैप होता है, मतलब ब्लड सॉलिड नहीं है, उसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड है जिसको हम प्लाज्मा कह रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा, और उसके अंदर कई सारे सेल्स हैं, जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, तो वो सब मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है कि सेल जो है वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो फैली हुई होती हैं, पैक्ट नहीं होती है, इम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। और जैसे आपको पता है कि ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, जो या तो किसी जेली लाइक सब्सटेंस से, फ्लूइड जैसे ब्लड प्लाज्मा से, या फिर किसी डेंस और रिजिड चीज़ों से भरी हुई होती है, जिसके बीच में ये सेल्स रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है जो मैंने आपको बता दिया, ब्लड, रक्त। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। मतलब फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे आप जब ब्लड देखते हो तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड क्या है, ये फ्लूइड है, ब्लड प्लाज्मा जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रही है, RBC WBC प्लेटलेट्स वगैरह फ्लो करती रहती है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलती रहती है। और वही RBC WBC वगैरह क्या करती हैं, जैसे RBC का क्या काम होता है, जो गैसेस वगैरह होती हैं, ऑक्सीजन होती है, उसको RBC बाइंड करके ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसको बॉडी से बाहर करना है, तो वो हमारे ब्लड में घुल जाती है, फिर बॉडी से बाहर निकल जाती है लंग्स के थ्रू। ऐसे ही मान लो कोई खाना है, ग्लूकोज है, वो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ इंटेस्टाइन है तो ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज इसके अंदर से एंटर कर गया, फिर ये ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ है और ये पानी के साथ बहता जा रहा है, मतलब ब्लड के साथ बहता जा रहा है। तो इसी तरीके से गैसों का ट्रांसपोर्ट करना हो, फूड का ट्रांसपोर्ट करना हो, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना हो, कोई वेस्ट मटेरियल जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या फिर कोई दूसरा वेस्ट मटेरियल, तो उसको क्या करता है, जो हमारा किडनी होता है वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रख देते हैं। फिर ऐसे ही एक बोन होता है, इसको हम कहते हैं हार्ड मैट्रिक्स। हार्ड मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकता, फ्लूइड नहीं है, हार्ड है। तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। हम जो ऐसे देखने में है, हमारा जो ढांचा है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोन स्केलेटन सिस्टम हमारा दे रहा है। तो ये हार्ड मैट्रिक्स होता है, जो किसका बना हुआ होता है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ब्लड, फिर और क्या होता है, हमारे जो बोन होती हैं, जैसे मान लो हाथ हो गया, तो आपको पता है कि जैसे ये हाथ वाला, ये पैर हो गया, पैर का ये वाला जो हिस्सा हो गया और पैर का ये वाला जो हिस्सा हो गया है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो कैसे कनेक्ट होंगे, जब एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होता है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो, ये वाली पैर, ये पैर का ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना,
और ये पैर का नीचे वाला हिस्सा है। तो ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? इनके बीच में क्या होती हैं? लिगामेंट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं क्या? बोन टू बोन कनेक्ट करती हैं। कौन? लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट क्या करेंगे? बोन से बोन को कनेक्ट करेंगे। ये बहुत इलास्टिक होती हैं और इनके पास बहुत स्ट्रेंथ होती है। कभी कभी हम कहते हैं ना लिगामेंट टूट गया, तो इसका मतलब ये टूट गई होती हैं, जिसकी वजह से ये हड्डी और ये हड्डी अलग हो जाती है। तो ये धीरे धीरे फिर वापस में दोबारा से जुड़ने लगती हैं जब हम इसको मतलब रेस्ट वगैरह देते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक होता है टेंडोन। उसका क्या काम होता है? जैसे आप ये देखो, ये वाली जो हड्डी है, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाली हड्डी है, तो हड्डी जो होती है ना वो मसल्स के साथ भी जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि पैरों को अगर हम हिलाएंगे तो हम मसल्स को कंट्रोल देते हैं, तो मसल्स और हड्डी दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए जब बोन और मसल्स कनेक्ट होंगी, ये देखो ये मसल्स है यहाँ पर पैर की और यहाँ पर ये हड्डी है, तो ये जब मसल्स और बोन को कनेक्ट किया जाएगा तो उसका जो कनेक्टिंग लिंक होगा उसको हम कहते हैं टेंडोन। ठीक है ना, जब वो क्या करता है? मसल से बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? फाइब्रस टिश्यू होती है और इनमें भी बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ होती है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ये उतनी ज़्यादा मूव नहीं करती। ठीक है, तो ये सारी क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। ऐसे ही एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? बोन का भाई है। जैसे आप नाक की टिप देखोगे, आप उसको पकड़कर अगर हिलाओगे तो वो हिलती है। कान देखोगे, कान में भी जो हड्डी होती है वो क्या करती है? मूव करती है। तो ये सारे ऐसे बोन्स होते हैं जो क्या होते हैं? बहुत स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं? इधर उधर आप इसको बेंड करो तो ये टूटेंगे नहीं, रिजिड नहीं होती नॉर्मल बोन्स की तरह। तो ऐसी हड्डियों को हम कार्टिलेज कहते थे। ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनका जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन होता है, उसमें शुगर वगैरह रहता है। ठीक है, और ये बहुत स्मूथ होती हैं, बहुत क्या होती हैं? मतलब सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जॉइंट्स में मिलती हैं आपको, ये नोज़ के टिप पे मिलेगी, आपको ये कान में मिलेगी, और जो हमारी ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो भी इसी से बनी हुई होती है। लेरिंग्स हो गया, है ना, तो जो जिसको हम स्वर यंत्र मतलब जहाँ से आवाज़ वगैरह निकलती है, तो ये सारी किससे बनी हुई होती है? कार्टिलेज बोन से बनी हुई होती है। फिर उसके बाद ऐसे ही एक होता है जिसको हम कहते हैं एरियोलर टिश्यू। ये क्या होता है कि जैसे हमारे जो मान लो क्या बॉडी है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारा स्पेस है। लाइक आप मान लो कि हार्ट एक जगह रखा हुआ है, आपकी जो लंग्स है वो एक जगह रखा हुआ है, किडनी एक जगह रखा हुआ है, लीवर एक जगह रखा हुआ है, पेंक्रियाज एक जगह पे रखा हुआ है। तो बीच में बहुत सारा गैप है। तो वो जो गैप है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? उनमें हमको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा ना, वरना क्या हो जाएंगे? आपकी बॉडी हिल जाएगी, है ना, मतलब आपका ऑर्गन जो होगा वो ऊपर नीचे सरक जाएगा। ऑर्गन सरकेगा तो फिर खत्म हो जाएगा खेल। तो इसलिए क्या है कि उनके बीच में जो स्पेस है उनको भर दिया गया है। किससे भर दिया गया? एरियोलर टिश्यू से भर दिया गया। ये क्या करता है? तो इन ऑर्गन्स को पैक कर दिया। ये कैसे है? जैसे मान लो आप कुछ ऑर्डर देते हो फ्लिपकार्ट पे, कोई लैपटॉप मोबाइल कुछ ऑर्डर देते हो, तो आप देखते हो थर्माकोल के बीच में उसको पैक करके भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर वो इधर उधर गिरा तो डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको थर्माकोल में पैक कर दिया जाता है ताकि वो गिरने पे भी कुछ ना हो। सेम उसी तरीके से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? एरियोलर टिश्यू के बीच में क्या करते हैं? पैक कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं? टिश्यू वगैरह को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। ऐसे ही एक होता है उसको हम कहते हैं एडिपोस टिश्यू। ये इसका नाम ही है क्या? वसा उत्तक। ये क्या करता है? जैसे जो हमारी बॉडी है, बॉडी या स्किन है, उसमें क्या करता है? जो फैट होता है ना उसको स्टोर करने का ये काम करता है। ठीक है ना, आप जैसे मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा खाना वगैरह खाते हो, कुछ करते हो, तो अगर उसमें जो भी फैट वगैरह एक्स्ट्रा निकलता है उसको ये क्या करता है? स्किन के बिलो मतलब स्किन के जस्ट नीचे क्या करता है? उस फैट को ये स्टोर करता है ना। जैसे सेल्स फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, क्या होता है इसके अंदर? जो इसको एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। इनके जो सेल्स होते हैं ना, मतलब जैसे मान लो ये पेट के जस्ट नीचे, आपने देखा होगा थोड़ा सा भी खाना वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। या फिर किसी किसी का जो फेस होता है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, किसी के बैक पे वहाँ पर क्या होता है? फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वहाँ के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक स्पेस रहता है सेल के अंदर, जिनको हम फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, वो उन ग्लोब्यूल्स के अंदर फैट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी उनकी रहती है, तो वो स्टोर कर लेते हैं। और अगर फैट है तो फैट क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडिपोस टिश्यू क्या करते हैं? एडिपोस टिश्यू फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एडिपोस टिश्यू है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो एडिपोस टिश्यू है, यहाँ पर आप देखो एडिपोस टिश्यू है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फूलने के चांसेस रहते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही एक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या? मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू यानी मसल्स जो होती हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट है जहाँ पर मसल्स हैं, लाइक जैसे आपके बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, या फिर जो आपके लेग्स हो गए, हार्ट हो गया, तो इन सब में क्या है कि टिश्यू जो पाए जाते हैं उन सबको हम कहते हैं मसल्स वाले, मसल्स फाइबर वाले टिश्यू। तो इनकी खासियत क्या होती है? ये लंबे लंबे होते हैं। जैसे ये आप देखो, ये एक स्मूथ मसल है, ये इस तरीके का होता है। ये कार्डियक मसल है, मतलब जो क्या कहते हैं, ये सॉरी स्केलेटल मसल है, जो हड्डियों के साथ में जो जुड़ा रहता है वो वाला मसल। ये कार्डियक मसल है जो हार्ट में पाया जाता है। ठीक है ना, ये स्मूथ मसल है जो इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाता है। तो इस तरीके के क्या है? मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, या फिर मूवमेंट रहती है इनकी। ठीक है, तो ये लंबे लंबे होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जिनको मसल्स फाइबर कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट विया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब ये क्या होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? जैसे मान लो आप बैठे हुए हो, आप सपोज आपके पास में एक चाय की कप पड़ी हुई है, तो आप क्या करना चाह रहे हो? चाय पीना चाह रहे हो। तो क्या होता है कि आपके ब्रेन से एक सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मसल्स तक जाता है। मसल्स में क्या करता है? वो सिग्नल देता है, और उस सिग्नल की वजह से आपके मसल्स में
क्या रहता है, कई सारे आयंस रहते हैं, सोडियम पोटेशियम। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका मसल जो है वो खिंचता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे आपका मसल खिंचता है तो आप क्या करते हो, कप को उठाते हो और आप वहाँ से चाय पीते हो। तो इसका मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि कुछ स्पेसिफिक वहाँ पे प्रोटीन्स हैं, वहाँ पे आयंस होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना। तो अब देखो यही जो मसल्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ कह रहे हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे इसके अंदर 3 टाइप है, एक को हम कहते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, एक को हम कहते हैं स्मूथ मसल, एक को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है ना, इनको हम कहते हैं वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स। मतलब स्ट्रेटेड मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं और इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, देखो स्ट्रिएटेड मतलब ये रेखित मांसपेशियां होती है, जिसको हिंदी में रेखित मांसपेशियां कह रहे हैं, या फिर इच्छिक और कंकाल। तो इसमें देखो क्या होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार चलती हैं, है ना। मतलब ये क्या होती हैं, ये जैसे हमारे स्केलेटल बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे हमारे हाथ के साथ में, पैर के साथ में ये जुड़ी रहती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को हिला सकते हैं, अपने हाथ को एक जगह पे रख सकते हैं, कोई स्टंट कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये सारी आपकी इच्छा के अनुसार हो रही है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल कहा जाता है। ये आपके स्केलेटन से जुड़ी है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल कहा जाता है। और ये स्ट्रेटेड मसल्स होती है, मतलब कैसी होती हैं, जैसे स्ट्रिप स्ट्रिप टाइप की होंगी, आपको दिखेगा कहीं ब्लैक वाइट, कहीं ब्लैक वाइट, इस तरीके की ये मसल्स होती हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या होती हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं और ये आपके इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये लंबी लंबी होती है, मतलब जैसे इस तरीके की होंगी, लंबी लंबी मसल्स होंगी। ठीक है, ऐसी लंबी लंबी मसल्स होंगी। ठीक, सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से टूटे हुए, बहुत लंबी लंबी मसल्स होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्या मतलब है इसका, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि एक जो सेल है, उस सेल के अंदर, जैसे ये वाला देखो, यही वाला पार्ट है, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखो, ये देखो लंबी लंबी मसल्स है कि नहीं है। इसमें आप देखो बीच में ऐसे ऐसे दाग पड़े हुए हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स कह रहे हैं। ठीक है। और ये क्या हो रही है, सेल लंबी है और यहाँ पर कह रहा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्या मतलब है, जैसे एक ही सेल के अंदर ना कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पार्ट है, मतलब इसका जो मल्टी न्यूक्लिएटेड इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी सेल्स हैं। तो एक सेल को अपने काम वगैरह फंक्शंस करवाने के लिए उसको कई सारे ब्रेन की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूक्लियस तो ब्रेन होता है। तो जैसे उसके अंदर बहुत सारा आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा ताकि वो पावर जनरेट कर पाए, उसको क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है, तो एक न्यूक्लियस उसको संभाल नहीं सकता। जैसे हमारी कंट्री है तो उसके अंदर कई सारे स्टेट बना दिए गए ताकि हर एक स्टेट अपना अपना काम करे। तो इसलिए इसके अंदर भी क्या होती है, कई सारे न्यूक्लियस रहते हैं ताकि वो मिलकर इतने लंबे सेल्स को वर्क करा पाएँ। ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे लाइट है, फिर ऐसे डार्क बैंड हो गया, फिर लाइट है, फिर डार्क हो गया, इस तरीके से ये देख रहे हो ना आप, डार्क रेड और हल्का सा ऑरेंज टाइप का बैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बी, जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। ये क्या होती हैं, ये आप देखो यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं। ये क्या होती हैं, ये देखने में स्मूथ टाइप की होती हैं, इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है और ये इनवॉलेंट्री होती है। इसका क्या मतलब है इनवॉलेंट्री का, ये आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। लाइक जैसे आपका जो फूड पाइप है ना, जैसे आपने खाना खाया तो खाने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप आधे घंटे बाद बोलते हो कि खाने को स्टमक में जाना है, तो आप कमांड देते हो खाना स्टमक में जाता है। फिर 1 घंटे बाद आप ऐसा बोलते हो कि इंटेस्टाइन में जाना है। ऐसा आप कुछ नहीं करते। आप क्या करते हो, जस्ट आपने खाना खाया, फिर खाना क्या करता है, अपने आप वर्क करता रहता है ना, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ नहीं, ये जो मसल्स होती हैं, जैसे मान लो इसको अगर मैं बनाऊँ, ये जो मसल्स है ये आपका सपोज फूड पाइप है। आपने एक बार खाना खा लिया तो सारा काम डाइजेशन का अपने आप चालू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। मतलब ये आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। सपोज मान लो आप एक दिन खाना खाकर भूल गए पचाना, तो आपका खाना पचेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने एक बार खाना खा लिया तो वो अपने आप चलता रहता है। क्या होता है कि ये जो मसल्स होती है ना, इसमें रिदमिक तौर पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये मैं आपको बाद में दोबारा से पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है यहाँ की सेल्स, तो ये खाना नीचे की तरफ चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर नीचे की तरफ चला जाता है, थोड़ा देर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। इस तरीके से खाना कंटिन्यूसली क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता रहता है। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री या अनिच्छिक। और ये जो स्मूथ मसल है, इसको चिकनी मांसपेशियां भी कहा जाता है। ये अनस्ट्रिएटेड होती है। मतलब आप जैसे देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाइनिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर देखो आपको ऐसी कोई सी भी लाइनिंग नहीं दिखाई देगी, तो इसलिए इसको अनस्ट्रिएटेड कहा जाता है। ठीक है। तो सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड। तो आप देखो पॉइंटेड एंड्स हैं, मतलब इस तरीके की स्पिंडल है ना, पॉइंटेड एंड्स हैं इनके, और ये स्पिंडल शेप्ड में दिखाई देती है। ठीक है ना। धुरी के आकार की होती है, नुकीले सिरे वाली, एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही सिंगल न्यूक्लियस, एकल केंद्रीय होता है। ये एक इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस की ये होती है। ठीक है। फिर इसके बाद इसका एक थर्ड टाइप होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल या फिर हृदय की पेशियां। देखो कार्डियो, जहां भी ये वर्ड कार्डियक, कार्डियो, कार्ड वाला वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है हार्ट।
ठीक है। तो कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट की मसल्स, आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, वो अपने आप काम करती रहती है। जैसे आपका हार्ट है, हमेशा जब आप सो रहे हो तो धड़कती रहती है। मान लो अगर ये वॉलेंट्री होती, आप सो गए, आप भूल गए तो आप तो मर जाओगे, तो ऐसा नहीं होता, आपका हार्ट अपने आप वर्क करता रहता है। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, ये अपने आप चलता है, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स में रखा जाता है। ठीक है। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, ये हार्ट में ही पाया जाता है, क्योंकि इनका जो बनती है, इनकी जो संरचना होती है, यहाँ पर देखो आप, ये डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें क्या होता है कि यानी कि पूरे हार्ट में क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है, और जिससे हमारा हार्ट जो होता है वो धड़कता रहता है ना। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, फिर दोबारा से रिलैक्स हो जाता है, फैल जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैल जाता है, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये सारा पॉसिबल हो पाता है इस कार्डियक मसल्स की वजह से। ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, जब तक हमारा जीवन है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। सेल्स आर, इसके सेल देखो सिलेंड्रिकल होते हैं लेकिन ब्रांच्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से देखो जुड़े हुए हैं, ब्रांच्ड है। जैसे यहाँ पर ये अनब्रांच थी, यहाँ पर देखो ये ब्रांच्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पर आप देखो एक के अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो एक के अंदर एक ही सिंगल न्यूक्लियस मतलब दिखता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक मसल्स कह रहे हैं। तो ये सारी मसल्स क्या होती हैं, ये सारे किस में आते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर आते हैं, जिसमें हमने 3 टाइप देखे, स्ट्रिएटेड मसल्स या रेखित मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स चिकनी मांसपेशियां, और क्या कार्डियक मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है। फिर इसके बाद इसका 4th टाइप होता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, इसका क्या मतलब होता है, देखो हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी क्या है कि इसके अंदर एक तरीके की वायरिंग हो रखी है। जैसे आप देखो पूरी ये जो बॉडी है, तो जिस तरीके से ब्लड वेसल्स है ना, पूरी बॉडी में ब्लड फैला हुआ है, उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ना ऐसे वायर्स हैं। ये देखो पूरी बॉडी में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरी बॉडी में ऐसे वायर्स हैं, जो क्या करते हैं कि कहीं से भी कुछ भी सिग्नल हो, लाइक जैसे मान लो आपको कहीं कुछ अपने उंगली टच करी, आपको पेन हुआ, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है और ब्रेन को पता चल जाता है कि पेन हो रहा है। या फिर मान लो आपने गलती से कोई गर्म चाय की प्याली पकड़ ली, तो वो पूरा सिग्नल जो होता है ना आपके हाथ से ब्रेन तक जाता है। तो ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम किससे बना है, ये सेल से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, जो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। और उसके थ्रू क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ना, वो हमारे ब्रेन तक जाता है। जैसे मान लो सपोज यहाँ पर मैंने आपको क्या करा, सपोज चाकू से यहाँ पे काट दिया, तो पेन जो रिलीज होगा उससे क्या होगा, यहाँ पर इस वाले एरिया में केमिकल सिग्नल जनरेट होगा। केमिकल सिग्नल से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ के न्यूरॉन्स में जनरेट होगा, फिर एक से दूसरे में न्यूरॉन्स में जाएगा, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन्स में, इस तरीके से ये चलेगा और ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक पहुँचेगा। फिर ब्रेन बताएगा क्या करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको बैंडेज करने की कोशिश करोगे या डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ भी करोगे, तो ये ब्रेन सिग्नल देगा और फिर ये हाथ को सिग्नल देगा, इसको भी सिग्नल देगा। मान लो इस हाथ से आप क्या करोगे, इस उंगली पे पट्टी बांधोगे। तो ये सारा पॉसिबल हो पाता है किससे, नर्वस सिस्टम की वजह से। और जो नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, नर्वस सिस्टम नर्व से, न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो ये काम क्या करता है, स्टिमुलेशन, उत्तेजना का काम करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। मतलब आपको ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचा रहा है, फिर आपका ब्रेन क्या चाह रहा है, उन सब चीज़ों को ये काम करवाने में हेल्प करता है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि 5-10 मिनट लग गए, फिर ब्रेन से सिग्नल आया, फिर आप कोई काम कर लो, सेकंड, विद इन सेकंड, मतलब सेकंड से भी कम का रिस्पॉन्स टाइम होता है। इतना ज़्यादा रैपिड ये सिग्नल सिस्टम है इसका। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड होता है फॉर रिसीविंग ए स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब इन्वायरमेंट में कुछ भी हुआ, आपको कुछ भी पता चला, तो वो क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है। मतलब वो क्या है, एक उत्तेजना है, और जो क्या होती है, रैपिडली आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होकर आपके ब्रेन तक जाती है। इसके अंदर ब्रेन होता है, इसके अंदर स्पाइनल कोड होता है और इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है ना। देखो इसके अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ में स्पाइनल कोड होता है और इसके अंदर ये पूरा क्या है, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये होता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो बना है, ये जो नर्वस सिस्टम बना है, जिस सेल से बना है, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है ना। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे से जुड़ा है, इस तरीके से पूरी बॉडी में। जैसे मान लो ये एक बल्ब है ना, ब्रेन जो है एक बल्ब की तरह वर्क करता है। ये देखो जैसे ये ब्रेन एक बल्ब की तरह वर्क करता है, और इसका एक सपोज कनेक्शन मान लो एक बैटरी से कनेक्ट है, इसका ये वाला कनेक्शन इससे कनेक्ट है ना। तो जैसे ही पता है कि मैं इन दो को जोड़ूंगा, जैसे ही मैं इन दो को जोड़ूंगा तो ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है ना। और ये सिग्नल यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हमारा न्यूरॉन भी वर्क करता है। मतलब मान लो ये हमारा ब्रेन है और कई सारे न्यूरॉन्स, लाखों न्यूरॉन्स क्या हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो जैसे ही मान लो आपकी उंगली पे अगर कोई कुछ काटता है तो आपको पता चल जाता है, यहाँ से सिग्नल ब्रेन पे जाता है, फिर ब्रेन को क्या करना है, ब्रेन क्या करता है, एक और सिग्नल भेजता है जिससे आप हाथ को हटा लेते हो। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में भी क्या है, न्यूरॉन्स की वायरिंग है। ठीक है। जो, और ये किससे बनी हुई है, न्यूरॉन सेल से बनी हुई है, इसलिए इसको नर्वस टिश्यू या फिर तंत्रिका ऊतक भी कहा जाता है ना। ठीक है। तो अब इस नर्व सेल की या न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका की हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। देखो नर्वस टिश्यू का ये छोटा यूनिट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक ये वाला हिस्सा,
ठीक है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, 3 पार्ट से ये बना हुआ होता है। क्लियर है? ठीक है, तो 3 पार्ट में जैसे ये वाला जो पार्ट है, आपको ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर एक दिखता है, जो इस तरीके से कई सारे मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कई सारे पार्ट में ऐसे ब्रांच्ड है, ट्री की तरह देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं कि डेंड्राइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, तो इसी डेंड्राइट के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? सेल बॉडी होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, फिर बीच में क्या होता है? एक लंबी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब लंबा सा एक कनेक्शन होता है इसके बीच में और इसके बीच में, जिसको हम कहते हैं क्या? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। जो कई सारी कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम स्वान सेल कह रहे हैं, इनसे क्या होती है? इसकी कवरिंग रहती है। मतलब ये इसको खोलोगे तो ये इस तरीके का दिखाई देगा, एक पतला सा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है कि कई सारी सेल्स की ऐसे कवरिंग है, जो क्या होती हैं? इंसुलेटर टाइप की होती हैं, कवरिंग होती है। तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं स्वान सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच बीच में जो गैप है, ये वाला जो गैप आप देख रहे हो, ये वाला जो गैप है, इसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कह रहे हैं। और ये जो कवरिंग हो गई है, ठीक है ना, जो एक तरीके का इंसुलेटर होता है, हीट हो या इलेक्ट्रिक कंडक्ट का इंसुलेटर होता है, उसको मेलिन शीथ कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका जो पार्ट है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है, ये तो है एक्सोन। तो इस एक्सोन का लास्ट में क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोन का टर्मिनल। क्या कहते हैं? एक्सोन का टर्मिनल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, मतलब ये जिसको हम एक्सोन कह रहे हैं, हैज़ मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट, मतलब इसके कई सारे शॉर्ट इस तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम डेंड्राइट कह रहे हैं। ये रहता है। तो ये क्या करता है? नर्व इंपल्स जनरेट करता है। मतलब क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ से आया, रिसीव हुआ, मतलब जैसे मान लो ये उंगली का सबसे टिप पॉइंट है, आपकी उंगली पे कोई चोट लगी तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ये इम्पल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज होगा वो केमिकल रिएक्शन। फिर ये इसके थ्रू बॉडी में इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जाएगा, एंड पॉइंट तक जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर और भी कई सारे न्यूरॉन्स से जुड़े हुए हैं इसके एंड पॉइंट से, जिनका सर जुड़ा हुआ है। फिर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसमें ट्रांसफर होगा, फिर ये आगे इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब एक के डेंड्राइट से एक्सोन, मतलब एक का जो एक्सोन है उस दूसरे वाले के डेंड्राइट से जुड़ा होता है, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप एक वायर जोड़ते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से इस तरीके से चलता है। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या होता है। देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब मेन नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब जैसे जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड है, मतलब हमारा ब्रेन और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर आपसे पूछे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। फिर ऐसे ही एक होता है जिसको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी में, बॉडी के आउटर में। मतलब इसको और इसको छोड़ दो तो आपका बॉडी का जो दूसरा पार्ट है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये सारा किस में आता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे। तो 2 पार्ट्स से मिलकर क्या होता है? आपका पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है। तो भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो भाई शेयर करो और एक लाइक करना ना भूले, और बढ़िया लग रही है तो कमेंट वगैरह करें, अपनी चीज़ें सजेस्ट करें। ठीक है, मैं इसका तीसरा पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा। ठीक है, और किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर करें।